हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है जी सिविल स्टाफ के चैनल पे। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। एक बार मुझे बताएं बच्चों, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे राहुल शर्मा, अशु तिवारी, साक्षी। बताएं एक बार जल्दी, क्या आपको आवाज आ रही है बेटा? सब क्लियर है? वो थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाता है कई बार, ठीक है। वैसे तो क्लासेस टाइमली स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो एक बार जल्दी से ना सेशन को शेयर करो सारे स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड चैप्टर, राइट। प्रोनाउन रहेगा, काफी बड़ा चैप्टर है जी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें, हम अपने सेशन की तरफ मूव करते हैं। प्रोनाउन का पार्ट 1 रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, टिपिकल ग्रामेटिकल चैप्टर है। इसका क्या एट्रीब्यूट है, इसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं। 3 पार्ट बनेंगे इसके। पार्ट 1 आज करेंगे 1.5 घंटे का। पार्ट 2 हमारा रहेगा फिर मंडे को, क्योंकि कल तो आपका टेस्ट होता है, ठीक है। और पार्ट 3 में फिर हम टिपिकली इसको कंक्लूड करेंगे, मतलब ट्यूसडे को हमारा खत्म हो जाएगा। और पार्ट 3 में हम करेंगे हु वर्सेस हुम कॉन्सेप्ट, राइट। तो एक हु होता है, एक हुम होता है। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग, राइट। हु और होम का कहां पे मतलब दिक्कत रहती है बच्चों को, हु कैसे लगना है, होम कहां लगना है, वो फिर हमारा लास्ट पार्ट 3 में रहेगा, राइट। हु वर्सेस होम। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि प्रोनाउन का मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, राइट। तो आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो। एक ऐसा वर्ड होता है, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो इतना तो यार सभी जानते हैं कि प्रोनाउन का मेन फंक्शन क्या होता है। क्या फंक्शन होता है बेटा? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। इट इज यूज्ड टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन, है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं आप में से किसी का भी नाम लूं, हाँ, सारे बच्चे एक बार ना ज्वाइन कर लें, सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, राइट। अब मैं बोलता हूं कि भाई राहुल शर्मा, राहुल जी, राहुल बाजार गया, फिर राहुल ने वहां बुक खरीदी, फिर राधिका एक अच्छी लड़की है, राधिका हमेशा अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करती है। तो फिर ये ऑड लगेगा। लैंग्वेज की जो भाषा है तो उसकी जो ब्यूटी होती है वो खत्म हो जाती है अगर आप कॉन्टिन्यूसली नाउन यूज करोगे। प्रणाम जी, सभी बच्चों को प्रणाम, राइट। तो प्रणाम है, गुड इवनिंग है, ठीक है। तो क्या है कि अगर इफ यू पीपल आर रिपीटिंग दैट नेम, अगर आप उस बंदे का नाम बार बार यूज करोगे, मोहन शिमला गया, फिर मोहन वहां से कुफरी चला गया, फिर मोहन ने वहां पे फ्लैट खरीद लिया, फिर मोहन वहां पे रहने लग गया, तो बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? हमें लग रहा है कि नहीं? ठीक है। तो क्या होता है कि उसकी जगह पे हम प्रोनाउंस यूज करते हैं। तो प्रोनाउंस से हमें, जब हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि लैंग्वेज की जो ब्यूटी है वो मतलब बनी रहती है, राइट। तो इतना सभी बच्चे जानते हैं। सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दो बेटा, अपने अपने दोस्तों के बीच में, जो अभी तक नहीं आया क्लास में, शेयर करो सेशन को, राइट। क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो यही बोल रहा है कि एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की प्लेस पे लगता है और इसको यूज करते हैं नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं वो बता दें क्या बेटा आप समझ पा रहे हैं? और बोल रहा है ये जो काम करता है, इट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट के तौर पे भी आप प्रोनाउन का यूज कर सकते हो, और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आप इसको सेंटेंस में लगा सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं यार, कोशिश तो ये कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए, जो हिंदी बेल्ट वाले बच्चे भी है ना। तो सिंपल सी बात है, पढ़ा होगा। अब प्रोनाउंस होते कौन से? अगर प्रोनाउन पूछे भी आपसे कौन होते हैं, तो हम यहाँ पे अब रिप्लेस करेंगे, देखें, ठीक है। आपको यहां पे प्रोनाउन लगाने हैं। इस नाम की जगह प्रोनाउन यूज करो, प्रिया की जगह प्रोनाउन यूज कर लो, फिर लायन की जगह यूज कर लो, ठीक है, फिर स्टूडेंट की जगह यूज कर लो, फिर बेबी की जगह यूज कर लो। तो क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करें सभी बच्चों को। हाँ जी, गुड इवनिंग जी बेटा, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। बताओ, राम की जगह प्रोनाउन लगाना होगा तो क्या आएगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं यहाँ पे। मंगे जी ने आंसर दे दिया है। यहां पे ही हो जाएगा और यहां पे हमारा शी हो जाएगा। तो मतलब एक डिफरेंट तरीके से मैंने एग्जांपल से आपको क्लियर कर रहा हूं कि अगर प्रोनाउन लिखने हो तो हम राम की जगह ही लिख देंगे, प्रिया जी की जगह शी लिख देंगे। लायन के लिए हम क्या लिख देंगे बेटा? इट, राइट। लायन के लिए, एनिमल के लिए जो है आप क्या लिख दोगे? इट लिख देंगे। इट फॉट ब्रेवली, या ही और शी भी लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ही और शी पता कहां लगता है? जब हम कहानियां पढ़ते हैं, फेबल्स जो होती हैं, जो स्टोरीज होती हैं, वहां पे एनिमल्स के लिए आप ही और शी भी यूज कर सकते हो। जब
जो स्टोरी, जो कहानी आपको मॉरल दे रही है, जो कहानी आपको मॉरल दे रही है, ठीक है, या जिससे में मतलब कुछ मतलब आपको लेसन मिलता है जिस स्टोरी में, और जो एनिमल है उसको एज ए हीरो रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटेंस में, सॉरी स्टोरी में, उसको एज ए मतलब कैट को एज ए स्टोरी में आपका जो है हीरोइन बना के बता रहा है, या लायन को एज ए हीरो रिप्रेजेंट कर रहा है कहानी में, तो वहां ही भी लग जाता है, राइट। द स्टूडेंट, स्टूडेंट को क्या मानेंगे बेटा, एक स्टूडेंट है तो क्या हो जाएगा, ही, राइट। और बेबी के लिए आप क्या लगा दोगे यहाँ पे, बेबी के लिए आप इट भी लगा सकते हो, जो बेबीज होते हैं, छोटे बेबीज होते हैं, उसके लिए इट भी लगता है प्रोनाउन, ध्यान रखना। अब मुझे बताओ ही और शी का प्लूरल क्या होता है। अगर ही और शी का आपसे प्लूरल मैं पूछूं तो बताओ क्या होता है, ही और शी का प्लूरल बताओगे? जल्दी सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। तो बताइए ही और शी का प्लूरल क्या होता है? जय श्री राम जी, गुरुदेव जी, सुमित अग्रवाल जी, जय श्री राम, ठीक है। दे होता है, वेरी गुड, दे होता है, समझ गए। ही और शी का प्लूरल क्या होता है बेटा, दे होता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखूंगा, द स्टूडेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट, तो फिर देयर हो जाएगा, तो फिर मुझे ऐसे बोलना दे ट्राइड देयर बेस्ट, है ना। तो ये हमने प्रोनाउन रिप्लेस कर दिया। राधिका इज अ गुड गर्ल, शी ऑलवेज रिस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स, ऐसे बोलेंगे हम, बोलेंगे ना, राधिका इज अ गुड गर्ल, शी ऑलवेज रिस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स। फिर आगे जितनी बार भी आपको लिखना है तो हमें वहां प्रोनाउन नहीं लिखते चलना, नाउन को फिर बार बार हम नहीं लिखते। लेकिन ये बात कंफर्म है कि प्रोनाउन लगाने के लिए हमें पहले नाउन का रेफरेंस देना पड़ता है, राइट। हमें पहले नाउन को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, देन आफ्टर आप लेटर ऑन प्रोनाउन को लगा सकते हो, राइट। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है सभी बच्चों को? आपको समझ आना चाहिए। अब आ जाते हैं हम इसके टाइप्स के ऊपर। बहुत बड़ा चैप्टर है जी, बहुत दमदार है, बहुत जान है इस चैप्टर में, कॉन्सेप्ट्स बड़े हैं इसके। हाँ, राधिका इज अ गुड गर्ल, आई नो हर, वेरी गुड, आई नो हर, है ना। तो फिर आपने सही बोला आगे, कृष्णा जी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में बेटा इसका पहला पार्ट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पर्सनल प्रोनाउंस। ये है हमारा पहला पार्ट, दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। वैसे यहां पे सारे लिख दिए कि भाई ये पर्सनल होते हैं, आई पर्सनल है, मी है, वी है, अस है, शी है, हर है, इट है, फिर आपका देम भी है। ऑल आर पर्सनल प्रोनाउंस। फिर आपने पढ़े होंगे कि यार फर्स्ट पर्सन्स होते हैं, सेकंड पर्सन्स होते हैं। जिस बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन्स नहीं आते, मतलब उसको ग्रामर में दिक्कत है, तो बेटा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का नॉलेज होना चाहिए, मैंडेटरी है। तो पर्सनल प्रोनाउन से ही एक कॉन्सेप्ट निकलता है पर्सनल पर्सन्स का, तो आप जानते होंगे, लिखे भी हैं या पढ़ सकते हो। फर्स्ट पर्सन्स होते हैं बेटा आई, मी, माय, माइन, वी और अस। शॉर्ट में आप आई और वी भी बोल सकते हो, ठीक है। शॉर्ट में हम आई और वी भी बोल सकते हैं, लेकिन डिटेल में आपको पता होना चाहिए कौन सी बड़ी बात है। थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लिया करो पीडीएफ को, बाद में जब ग्रुप में डलती है, यार आज ये पढ़ाया, ठीक है, क्लास के बाद में ही, ठीक है, या मतलब एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे। जैसे अब संडे आपको छुट्टी मिलेगी तो 2 सेशन हुआ हमारे इंग्लिश के, कल वाला वोकैबुलरी का था, आज प्रोनाउन का है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। आई और बी याद रखें, डिटेल में सारे लिखे हुए हैं। सेकंड पर्सन बोल रहा है भाई यू, योर, योर्स, ये होते हैं हमारे, ठीक है। और थर्ड पर्सन बोल रहा है बेटा ही, शी, इट, दे, देयर, देम। तो शॉर्ट में याद रखना है तो फर्स्ट पर्सन आई एंड बी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे होते हैं, राइट। अब ये जो फर्स्ट पर्सन होता है, ये जो फर्स्ट पर्सन होता है, ये कौन होता है? हु इज द फर्स्ट पर्सन? जो बात बोलता है, स्पीकर। देखो ना, मैं बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो मैं स्पीकर हूं, है ना। फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होता है। मैं बोल रहा हूं तो आप लोग सुन रहे हो मेरी बात को, तो आप क्या हो? आप लिसनर हो, आप लिसनर हो, आप सुन रहे हो। मैं बोल रहा हूं, मैं स्पीकर हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आई, आप हो यू, राइट। तो यू मतलब आप सेकंड पर्सन में जाओगे। और थर्ड पर्सन कौन होता है बेटा? थर्ड पर्सन में कोई नाम भी आ सकता है, आप इसके साथ आगे एनी नेम भी लिख सकते हो। जैसे आपके एरिया में जहां आप रहते हो, आपके गांव में या सिटी में, मान लो कोई लड़का है और उसका नाम है राहुल, आप बोलते हैं राहुल एक बड़ा अच्छा लड़का है, आप किसी दूसरे बंदे के साथ बात कर रहे हो, सो यू आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट थर्ड पर्सन, ठीक है, ही इज अ गुड बॉय, शी इज अ गुड गर्ल, राइट, तो दे आर प्लेइंग वेल, ठीक है। तो मतलब हम थर्ड पर्सन के बारे में जब बात करते हैं, इसमें सिंगुलर भी आ जाते हैं, प्लूरल भी आ जाते हैं थर्ड पर्सन में। मुझे एक बार बताओ सावस, क्या यहां तक सभी बच्चे समझ गए? क्या ये बात क्लियर है बेटा? अभी तक जो मैंने बात, हिमसेल्फ क्या होता है वो मैं आ रहा हूं उस पर, ठीक है। ब्लू मॉर्फोजी मैं अभी आ रहा हूं, हिमसेल्फ क्या होता है बेटा वो मैं बता देता हूं। एक बार मुझे बताओ सावस, क्या यहां तक बात सभी बच्चे समझ गए?
पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट पर्सन यू पीपल मस्ट नो, आई और वी फर्स्ट होते हैं, स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, लिसनर होता है, थर्ड पर्सन ही शीट दे होते हैं, जो जिसके बारे में बात हो रही है, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आ जाता है हमारा एक, मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी आगे कवर करूंगा इसके ऊपर, ठीक है। वैसे मैंने लास्ट में भी डाली हो स्लाइड, बट यहां बता देता हूं। अगर आपको तीनों पर्सन इकट्ठे लगाने एक ही वाक्य में, तो रूल ये चलता है, ठीक है, 2 3 1 वाला शॉर्टकट चलता है। याद रखना, सेकंड पर्सन हमेशा ही पहले लिखा जाता है। भाई आप बोलना चाह रहे हो कि मैं, तुम और वो बाजार गए, तो कैसे बोलोगे आप? कैसे बोलोगे? पहला, दूसरा, तीसरा? नहीं, ठीक है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव इंटेंशन का होगा, अगर स्टेटमेंट में पॉजिटिव इंटेंशन होगी, वाक्य पॉजिटिव इंटेंशन का होगा, तो रूल चलता है बेटा 231। 2 3 1 वाला शॉर्टकट अप्लाई होता है जब तीनों पर्सन इकट्ठे लिखे जाते हैं। तो मैं बोलूंगा तुम, वो और मैं बाजार गए, ऐसे बोलेंगे। यू, ही एंड आई विल मैनेज द फंक्शन या विल अटेंड द फंक्शन। तुम, वो और मैं फंक्शन को अटेंड करेंगे या हम फंक्शन को अरेंज करेंगे, मैनेज करेंगे। इसमें तो कोई नेगेटिविटी नहीं है ना? क्लियर है? आशु तिवारी जी, कोई बात नहीं, आती नहीं है कोई इशू नहीं है, सीखना है बेटा, ठीक है। हर चीज आने मतलब सीखने से होती है, तो लर्निंग स्टेज में रहो, कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो पहला पर्सन होता है ना, जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, वो हमेशा तब लिखा जाता है पहले, फर्स्ट पर्सन तब लिखा जाता है पहले जब स्पीकर खुद फॉल्ट पे होता है, जब स्पीकर खुद मिस्टेक पे होता है, जब आप खुद गलती पे हो, फॉल्ट पे हो, राइट। तो फिर आप पहले पर्सन को, आई को पहले बोला जाता है। लेकिन अगर आप फॉल्ट पे नहीं हो, फर्स्ट पर्सन मिस्टेक पे नहीं होता है, तो फिर उसको हमेशा बाद में लिखा जाता है। सो 1 2 3 भी अप्लाई होता है, फर्स्ट पर्सन लिखा जाता है, फिर उसके बाद सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है, अगर सेंटेंस में नेगेटिव इंटेंशन हो, राइट। आप बोलते हो मैंने, तुमने और उसने मिलके चोरी की, राइट। नाउ द इंटेंशन इज व्हाट? नेगेटिव। क्या बात क्लियर है? अपनी बातें मत करो यार प्लीज, पढ़ लो। अपनी ही गल्ला चली जाती है ना दी, पता नहीं की बोली जाते। तो चली जाओ मार्केट। किसको भेज रहे हो मार्केट? मैं देख ही नहीं रहा, ठीक है बेटा। तो आई, यू एंड ही कमिटेड थेफ्ट। गुड इवनिंग जी। आई, यू एंड ही कमिटेड मर्डर। कमिट जो वर्ब होती है क्राइम के साथ लगती है। सेशन को थोड़ा शेयर करो सारे बच्चे, ठीक है। तो क्या बात समझ गए बेटा? इसके मैंने आगे जाके एरर भी करवाने, आपको ध्यान रखना, ये मैंने रूल बता दिए दो आपको। चलो अब आते हैं प्रोनाउन के केस के ऊपर। मेन जो इसका एट्रीब्यूट है वो ये है इस चैप्टर का। केसेस होते हैं, नाउन के भी कारक थे, प्रोनाउन के भी कारक हैं। बोल रहा है इसके 4 केसेस होते हैं, ठीक है। पहला है बेटा लिखा हुआ है सब्जेक्टिव, नाउन में भी पढ़े हमने, याद होगा अगर आपको रिवाइज करते होंगे। सब्जेक्टिव का दूसरा नाम क्या है? आप इसको नॉमिनेटिव केस बोल लो। सेकंड केस होता है बेटा ऑब्जेक्टिव, या आप इसको बोल लीजिए एक्यूजेटिव केस, ये नाउन में भी बताया था। थर्ड केस था हमारा पॉजेसिव, और इसका दूसरा नाम है जेनिटिव केस। कभी कंफ्यूज मत होना यार, नॉमिनेटिव क्या होता है? अरे इसी सब्जेक्टिव को बोलते हैं। एक्यूजेटिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम है। जेनेटिव किसको बोलते हैं? पॉजेसिव को बोलते हैं। एक नया केस ऐड हो जाता है इस चैप्टर में, जो आप लिख रहे थे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसको बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, फिर आपका पॉजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। अब इसको बनाने का तरीका है ये, ठीक है। मेथड अलग है। नाउन के अंदर केसेस को अलग मेथड से बनाया जाता है, प्रोनाउन के अंदर केसेस को अलग मेथड से बनाया जाता है। अगर आपको पिछला याद है नाउन का थोड़ा बहुत, तो आपको याद होगा नाउन में पॉजेसिव केस लिविंग में कैसे बनाया था बेटा? लगाया था ऐसे कॉमा डाल के, क्या बोला था मैंने? इसकी पूरी क्लास भी दी थी आपको। अपोस्ट्रोफी एस, दिस इज राम्स बुक, दिस इज मोहन्स अम्ब्रेला, राइट। वो हमने नाउन में बनाया था पॉजेसिव, लेकिन प्रोनाउन में ऐसे नहीं बनेगा। प्रोनाउन में केस को बनाने का तरीका अलग होता है। और फिर मैंने आपको बताया था नाउन में कि नॉन लिविंग में बेटा क्या लगाते हैं? ऑफ की हेल्प से केस बनाते हैं। है थोड़ा बहुत याद आपको? थोड़ा बहुत याद है? नाउन का एक सेशन पूरा तो मैंने इसी के ऊपर दिया था। अपोस्ट्रोफियस के सारे एक्सेप्शंस पढ़ाए थे उसमें, आपको याद है थोड़ा बहुत। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। प्रोनाउन में क्या होता है? ये लिखा हुआ है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव को वोकेटिव भी बोलते हैं। आपको वोकेटिव केस पढ़ाया था नाउन में। नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव। बोला प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस वो केस होता है जो आता है वर्ब से पहले। आपको बताया वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है,
ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस बोल रहा है कि प्रोनाउन कम्स आफ्टर वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा वर्ब से पहले आता है और ऑब्जेक्ट हमेशा ही वर्ब के बाद में आता है। अब सब्जेक्ट में देखो, आपने बोला आए, ढंग से देखना है, यहां पे मैंने क्वेश्चन कराने इसके बाद। आए, आए सब्जेक्ट है। अच्छा, आई टेक टी का पैसिव वॉइस क्या होता है, बताना जरा। आई टेक टी का पैसिव वॉइस क्या होगा, आई टेक टी का पैसिव वॉइस क्या होता है? थोड़ा सा सेशन को और बढ़ाओ यार, ठीक है, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। आई टेक टी का पैसिव वॉइस बताएंगे, क्या बनेगा? आई टेक टी, ये देखो आंसर आ गया। टी इज टेकन बाय मी, तो क्या आई का मी नहीं लगाते हैं? आई होगा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में क्या बना देंगे बेटा? मी बना देंगे। शी होगा तो पैसिव वॉइस में हर बना देंगे। दे होगा तो पैसिव वॉइस में देम बना देंगे। होता है ना ऐसे, दे का देम चला जाता है, ही का हिम चला जाता है, शी का हर चला जाता है, ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। तो क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये हमारे एक्टिव वॉइस में लगते हैं। जब आप इसकी पैसिव बनाओगे तो आई क्या किस में चला जाएगा? मी में। फिर आप बोलते हो मुझे अपना काम खुद ही करना है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो पॉजेसिव केस होता है इसके आगे जाके हाइफन लगाया, एक का एक ही होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है इसका भाग, और एक इसका पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। पॉजेसिव केस के दो पार्ट होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव अलग होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन अलग होता है। आप बोलते हो मुझे अपना काम खुद ही करना है, आई हैव टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स, तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा बेटा? माई। और फिर कई बार आप ऐसे भी बोलते हो दिस पेन इज माइन, आपने बोला दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो माई वहां पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि पेन आगे नाउन है। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन की विशेषता बताना, लेकिन आप बोलते हो दिस पेन इज माइन, तो फिर माइन खुद ही प्रोनाउन है, उसको उसकी वो नाउन उसके साथ कभी भी नहीं आएगा, राइट। प्रोनाउन अवॉइड करता है नाउन के रेपिटेशन को, तो दिस पेन इज माइन बोलोगे तो नाउन नहीं आएगा, फिर वो नाउन आपको पहले बोलना पड़ेगा। लेकिन दिस इज माई पेन बोलोगे तो फिर आपको नाउन साथ में लिखना पड़ेगा। और फिर आप बोलते हो आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, क्या बन गया आगे जाके देखो? माई सेल्फ। ऐसे बनाते हैं प्रोनाउन में टेबल। प्रोनाउन में बेटा ये टेबल इस तरह से बनता है, आप सारे देख लो। वी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट में बेटा अस हो जाता है, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव में अवर हो जाता है, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन ऐसे बनता है आर्स, हर्स। आपने पढ़े होंगे, हर्स होता है, देयर्स होता है, राइट। फिर आपका योर्स होता है, इज दिस पेन योर्स और इज इट माइन, क्या ये मेरा है या ये तुम्हारा है? चॉइस में लगाते हैं इनको, चॉइस में लगते हैं ये, तो आर्स हो जाएगा। अब आपको पता है वी तो प्लूरल है, वी तो प्लूरल है भाई, वी एक तो है नहीं, वी मतलब हम, राइट। तो अगर वी प्लूरल है तो फिर वाइफ का प्लूरल क्या होता है? वाइफ का प्लूरल क्या होता है? हम जानते हैं वाइफ का प्लूरल वाइफ्स होता है, ये हमने नाउन में भी पढ़ा था। शीफ का प्लूरल का एरर कराया था आपको, शीफ का प्लूरल क्या होता है बेटा? शीप्स होता है कि नहीं? शीफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? शीप्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो फिर वहां पे रिफ्लेक्सिव में लिखा जाता है सेल्फ्स, ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव में सेल्फ लिखा जाएगा, सेल्फ नहीं आएगा, है ना। तो जैसे वाइफ का वाइफ्स हो जाता है, नाइफ का नाइफ्स हो जाता है, वैसे ही वी प्लूरल है। जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो रिफ्लेक्सिव में हमेशा सेल्फ्स लिखना है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को याद करने की सिंपल सा ट्रिक है, जितने भी वर्ड सेल्फ पे और सेल्फ पे एंड होते हैं ना, समझ आओ रिफ्लेक्सिव होते हैं वो, राइट। अब यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? यू ही होता है। यू का पॉजेसिव क्या हो जाता है? योर। यू हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, यू हैव टू डू योर ड्यूटीज, ऐसे बोलते हैं ना, केस ऐसे लगाते हैं आगे जाके। आई हैव टू सॉल्व माई ड्यूटीज, वी हैव टू सॉल्व आवर ड्यूटीज, शी हैज टू सॉल्व हर ड्यूटीज, शी आगे आएगा भी। फिर यू का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा बेटा? योर्स। और अब ये जो यू होता है ना, ये दोनों काम करता है। आप देखो 250 के करीब यहाँ पे बच्चा क्लास लगा रहा है, 250 स्टूडेंट्स के अराउंड बच्चे क्लास लगा रहे हैं। मैं आप सब में से ना किसी एक को बोलता हूं, मैं बोलता हूं यहाँ पे अर्चना वर्मा जी को मैं बोलता हूं, सिर्फ एक ही लड़की को बोल रहा हूं, ठीक है। यू दोनों को रेफर करता है, यू एक भी हो सकता है, यू बहुत सारे भी हो सकते हैं, इसलिए दोनों लिख के दे रहा है। देखो मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर गर्ल को बोल रहा हूं कि यू हैव टू लर्न दिस टेबल, तो एंड में क्या लगाऊंगा? योरसेल्फ, क्योंकि मैंने एक को पॉइंट आउट किया। स्पीकर पे डिपेंड है वो किसको बोल रहा है, एक को बोल रहा है, बहुत सारों को बोल रहा है। लेकिन अगर मैं पूरी, हाँ बिल्कुल यार, आपका परिणाम स्वीकार है जी, ठीक है बेटा, आपका परिणाम स्वीकार कर लिया है दिल से, टेंशन ना लो, राइट। तो फिर योरसेल्फ आएगा।
लेकिन आप सभी को बोल रहा हूं, पूरी क्लास को बोल रहा हूं, यू ऑल हैव टू लर्न दिस टेबल योरसेल्व्स, तो फिर योरसेल्व्स आ जाएगा। बताओ शाबाश। हम मिल जाएगी कृष्णा सागर जी, मिल जाएगी आपको, थोड़ी क्लासेस होने तो प्लेलिस्ट भी बन जाएगी। योरसेल्फ एंड योरसेल्फ, बेटा क्लियर है यहां तक? तो ये केस प्रोनाउन चैप्टर के अंदर ऐसे बनते हैं, नॉमिनेटिव ये है, ऑब्जेक्टिव ये है, पोजेसिव इनके ये है। पोजेसिव का मतलब अधिकार होता है, ऑनरशिप होता है, नाउन में भी आया था। आपने बोला दिस इज माय हाउस, माय हाउस, तो माय पोजेसिव एडजेक्टिव है जो हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब आप पोजेशन दिखा रहे हो। दिस इज आवर हाउस या दिस हाउस इज आर्स, ऐसे यूज करते हैं। एक नंबर का सवाल बनता है इन दोनों के ऊपर, इन दोनों के ऊपर एक कंपटीशन में बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो अभी आने वाला है, ढंग से देखना, मैं अभी बताऊंगा आपको। चलो, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ही का पोजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, ही का पोजेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ हो जाएगा, राइट। शी का ऑब्जेक्टिव केस बेटा हर होता है, शी का पोजेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है, शी का पोजेसिव प्रोनाउन हर्स होता है, और शी का रिफ्लेक्सिव हरसेल्फ हो जाएगा। टेबल आपको लर्न होना चाहिए, केसेस आपको टिप्स पे होने चाहिए। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। दे का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? देमसेल्व्स होता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। ये बड़ा बेसिक है, आना चाहिए, राइट। ये कोई बड़ा टफ चीज नहीं है कि भाई, है ना। क्या बात समझ आ रही तुम लोगों को? मैं बार बार बोल रहा हूं, अपनी बातें मत करो। दे का ऑब्जेक्ट देम, दे का पोजेसिव देयर, दे का पोजेसिव प्रोनाउन देयर्स, और दे भी प्लूरल है बेटा, दे भी प्लूरल होता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव में क्या आ जाएगा? देमसेल्व्स, राइट। उसके बाद इट का ध्यान रखना, ये थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पे। इट का ऑब्जेक्ट तो होता है, इट का ऑब्जेक्ट तो होता है, इट का पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, इट्स, लेकिन इसका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। ध्यान रखना, इट का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। हाँ, ऐसे ही करवाऊंगा राहुल शर्मा, ऐसे करवा दूंगा, ठीक है। इट का ऑब्जेक्ट तो होता है, लेकिन इसका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता इट्स का। और यहाँ पे कॉमा मत लगाना, इसमें नहीं लगता। प्रोनाउन में कभी भी कॉमा लगाने की कोशिश मत करना, ये सीधा होता है हर्स, देयर्स, राइट। अब मैंने बोला दिस इज माय कार एंड दैट इज योर कार, क्या ये वाक्य सही है? क्या ऐसे बोलना ठीक रहेगा? दिस इज माय कार एंड दैट इज योर कार, गलत है नहीं? कैसे बोलेंगे बेटा, सही कैसे करेंगे? दिस इज माय कार एंड दैट इज योर कार, कैसे बोलेंगे बताओ? नहीं, मैंने बोला दिस इज माय कार एंड दैट इज योर कार, कैसे बोलना? योर्स आएगा, योर्स आएगा। हम सिर्फ ये नहीं सीखेंगे कि हाँ यार ही, राम होगा तो मुझे ही लिखना है, रीटा होगा तो मुझे शी लिखना है। अरे पूरे प्रोनाउन चैप्टर का यही फंक्शन है। हम ये पॉजिटिव प्रोनाउन भी नाउन की जगह पे ही लगता है। जब आपने बोला ना दिस इज माय कार एंड दैट इज योर्स, तो इसका मतलब योर्स का मतलब योर कार है, पर लेकिन नाउन नहीं लिखेंगे उसके साथ, क्योंकि नाउन की जगह ही प्रोनाउन लिखे जाते हैं। समझ आएगी बात? तो ये भी पॉजिटिव प्रोनाउन भी हम आपका जो है नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करता चलेगा। दो बच गए। हु बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव होम होता है बेटा, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हुज होता है, और इसका रिफ्लेक्सिव केस नहीं होता है। हु का कोई रिफ्लेक्सिव केस नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। विच का ऑब्जेक्टिव केस विच ही होता है, विच का पॉजिटिव एडजेक्टिव ऑफ विच होता है, और विच का भी कोई रिफ्लेक्सिव केस नहीं होता है। हु और विच के रिफ्लेक्सिव केसेस नहीं होते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर होगी? हाँ, दैट इज योर कार की जगह लिखेंगे ब्लू जी, दैट इज योर कार की जगह लिखेंगे दैट इज योर्स, ठीक है। मैंने बोला दिस इज माय कार, अब ये नाउन आ गया, एडजेक्टिव या नाउन आ गया, राइट। एंड दैट इज योर कार। अब आगे अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहां राम बोला और आगे आप फिर राम दोहरा रहे हो, ये वही बात होगी, ठीक है। तो आपको पता है नेम आ गया, नाउन आ गया, तो इसको काट के मुझे ही लिखना है, तो इसको काट के मुझे फिर वहां वो लिखना है ना, योर्स लिखना है। योर्स के थ्रू मुझे पॉजेसिव प्रोनाउन के थ्रू मुझे उस नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड मारना है। ये पूरा ही जो चैप्टर है ये रिपीट, मतलब इसका मेन फंक्शन यही होता है, पूरा प्रोनाउन यही करता चलेगा। चलो बताओ, देखो केसेस अप्लाई करके बताए हैं। बताओ शी का केस कहां पे लग रहा है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। शी का पॉजेसिव एडजेक्टिव कहां, पॉजेसिव केस क्या है इस वाक्य में? दे का पॉजेसिव केस क्या है इस वाक्य में? वी का पॉजेसिव केस क्या है इस वाक्य में?
3 क्वेश्चन है, जल्दी से इनके केसेस मुझे आंसर कर दीजिए। शी का केस क्या लगा रहा है बेटा, हर लगा रहा है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट केस अप्लाई करने पड़ते हैं, शी है तो हर होगा, शी हैज टू सॉल्व हर प्रॉब्लम्स, दे विल डू देयर, ठीक है। फिर एक ये भी दिक्कत रहती है बच्चों को कि सर एक ये भी होता है THERE, ठीक है, जहां पे ये लिखना होता है वहां ये लिख देते हैं, जहां ये लगेगा वहां ये लिख देते हैं। ये तो दे का केस है, राइट। और ये जो देयर होता है ये हेयर का ही ऑपोजिट है, हेयर यहां देयर वहां, हेयर मतलब प्रेजेंट, देयर मतलब पास्ट, राइट। सो देयर जो है प्लेस को रेफर करता है, ये जो देयर होता है बेटा ये जगह को बताता है, ठीक है। देयर वॉज अ किंग ऐसे बोलते ना, तो ये केस होता है, ये सॉरी ये वाला केस होता है और वो प्लेस के लिए लगता है। बी का पॉजेसिव क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पे, आर लगा रहे हैं। क्या टेबल तक आपको बात समझ आ गई, कितनी समझ आ गई वो मैं अभी पता कर लूंगा, मैंने क्वेश्चन देने पूरे प्रोनाउन चैप्टर में इस टेबल पे बनेगा सारा खेल, सारा खेल इस चैप्टर में इस टेबल का है बेटा, ठीक है। आपको यही देखना है क्या एक बंदा बहुत सारों को बोल रहा है या बहुत सारे सिंगुलर प्लूरल को बोल रहा है या प्लूरल सिंगुलर को बोल रहा है, अकॉर्डिंगली आपको केस लगाते चलना है। देखिए जरा आंसर तो ये है वो बात जो मैं आपको बोल रहा था अभी, इस पे बता रहा था भाई कि ये इस पे एक नंबर का क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस पे है वो क्वेश्चन। देखिए पढ़ लो पहले ऊपर क्या बोल रहे, बोले बिफोर जेरेंड, कल भी बताया था जेरेंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑलवेज यूज पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये एक नंबर का बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, हमेशा जेरेंड से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखे जाते हैं, नॉट पॉजेसिव प्रोनाउन। मतलब आपको शी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर लिख सकते हो आप, हर्स नहीं आ सकता, जेरेंड से पहले हर्स नहीं आएगा, देयर्स नहीं आएगा, योर्स नहीं आएगा, राइट। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माइंड। एरर बताओ इसमें, पहले और सेकंड क्वेश्चन में एरर बताएंगे क्या होगा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या एरर है, कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा एरर बताओ आएगा। अब आपको जब टेबल ही पता नहीं, आपको पता ही नहीं है कि हाँ यार प्रोनाउन के अंदर जो पॉजेसिव केस होता है टेबल में उसके 2 भाग होते हैं, एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन होता है, हो गया ना बेटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइन कट के यहाँ पे क्या आना चाहिए, माया आएगा यहाँ, राइट। सो आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच, ये जेरेंड आ गया यहाँ पे, जेरेंड यहाँ पे विनिंग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहा है, उसके साथ आईएनजी लगा रहा है और कॉन्सेप्ट बता रहा है कि जेरेंड से पहले हमेशा ही पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे माई आएगा। ये बहुत आता है पेपर में, ध्यान रखना। शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर्स डूइंग वेल इन द एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द जेरेंड, वेयर इज जेरेंड, डूइंग। तो क्या एरर है सेकंड में बेटा, हर्स तो पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, जबकि यहां पे आना चाहिए था हमारा आंसर हर आएगा, क्योंकि शी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है ना कि हर्स होता है। क्या बात क्लियर है, समझ आ गया, वेरी गुड। चलो इसका आंसर बताओ, जितना पढ़ा अभी तक उसको अप्लाई करके बताओ। समझ, ये आंसर सही दिया आपने, यहाँ पे तो हर आ जाएगा। थोड़ा स्पीड में आंसर करना थोड़ा, ठीक है, जितना आप स्पीड में कर सकते हो आपका फायदा है, राइट। तो बताएं सावस क्या होगा बेटा, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक। ऑप्शन बेटा, ऑप्शन बतानी जल्दी। आदित्य शर्मा जी ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, क्या आएगा आप ऑप्शन बताइए, ऑप्शन ए है, बी है, जैसे और बच्चे बता रहे हैं, ऑप्शन बतानी है बेटा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, वीडियो को लाइक बटन प्रेस करो सारे बच्चे, ठीक है। अब ऑडियंस को क्या मानेंगे, ऑडियंस को सिंगुलर मान रहा है, प्लूरल मान रहा है। वैसे आपको नाउन में बताया था टीम, राइट, ऑडियंस, ठीक है। फिर आपका कॉमेटी, ज्यूरी, ये एक भी हो सकते हैं, कलेक्टिव नाउन है, इनके 2 नेचर होते हैं, ठीक है। अब ऑडियंस को सीट्स पे बैठने की बात कर रहा है और बोल रहा है ट्रैक से दूर रहे। अब ऑडियंस जब सीट्स पे बैठेगी तो वो तो इंडिविजुअली बैठेंगे ना, आप सीट्स पे ऑडियंस लोग होते हैं, मतलब लोगों को ऑडियंस बोलते हैं, पब्लिक को। तो जब आप बैठोगे तो सेपरेशन है यहाँ पे एज ए बॉडी हम इसको यूज नहीं कर सकते, तभी तो यहाँ पे इसके साथ आर लगा रहा है। तो मतलब ऑडियंस को आप क्या अज्यूम करोगे, क्या आप ऑडियंस को ही मान रहे हो यहाँ पे, या आप ऑडियंस को यहाँ पे दे अज्यूम करोगे, ये बताओ। इसको क्या सब्जेक्ट अज्यूम करोगे, ही या दे? अरे ही होता तो फिर या इज होता, इसका मतलब है इसने इसको क्या मानना होगा, दे।
दे माना है ना बेटा, दे माना है ना इसने, इसको दे हर जगह थोड़ी मिलेंगे हमें, दे हिम राइट, ही दे दिया, शी दे दिया, सब्जेक्ट तो अजम्पशन लगती है। इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री, तो इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो यूनिटी दिखा रहा है कि भारत मेरा देश है राइट, तो इंडिया वहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, सो अजम्पशन वी हैव टू अज्यूम देयर राइट। तो यहां पे अगर ये प्लूरल है तो इसका केस क्या आएगा आगे, ए बी सी, गलत है इसमें, आंसर सही आपका इट्स की जगह क्या आएगा बेटा, देयर है, टू बी इन देयर सीट्स, इसका आंसर बताओ, इजी क्वेश्चन। पूरी स्टेटमेंट को रीड करो ढंग से और फिर अपने अपने आंसर कमेंट करते चलो फास्ट, और थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और लाइक बटन एक बार प्रेस करिए, लाइक्स बहुत कम है बेटा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जो बच्चे लेट जुड़े थे वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम, आंसर ऑप्शन, ऑप्शन सॉल्यूशन नहीं देना है, सॉल्यूशन बाद में देना है, सॉल्यूशन नहीं देना है। सी, इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। अब टीचर यहां पे बता रहा है, अब टीचर तो एक है, टीचर तो एक है, टीचर का जेंडर कौन सा है बताओगे, नाउन में पढ़ाया था तुमने, टीचर का जेंडर कौन सा है, कौन सा जेंडर होता है टीचर का, बताना जरा, टीचर का जेंडर कौन सा है, मेल। वैसे तो टीचर फीमेल भी हो सकती है, जेंडर पूछ रहा हूं, कॉमन जेंडर है बेटा, कॉमन जेंडर है, टीचर आपका मेल भी हो सकता है, कोई टीचर फीमेल्स भी होते हैं, मैम्स भी पढ़ाते हैं आपको, सर भी पढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है, मेल भी हो सकता है, टीचर फीमेल भी हो सकता है, डॉक्टर है, टीचर है, टाइपिस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये सारे हमारे कॉमन जेंडर होते हैं। और जब भी हमें जेंडर स्पेसिफाई ना हो तो मैंने आपको बताया था कि अजम्पशन मेल की लगाते हैं, अज्यूम वहां मेल को करते हैं बिकॉज पैट्रियार्क सिस्टम है, तो यहाँ पे आंसर होगा ए बी सी हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे देम की जगह क्या आना चाहिए बेटा, ही होगा, टीचर तो क्या लगेगा, हिम लग जाए, हिम आएगा ना, हिम आ जाएगा, कॉमन जेंडर है, ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें, ट्राई टू कीप दिस कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड राइट। तो बोला इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू हिम, अगर टीचर अच्छा होगा तो बच्चे भी उसको अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। चलिए इसका बताओ ऑप्शन, ये वैसे टेबल में था नहीं कि था, ये नहीं था शायद, एक बार आपको बता देता हूं, एक बार बता देता हूं, वन सब्जेक्ट होता है बेटा, सब्जेक्ट में वन होता है, ये टेबल में मिस हो गया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी ये वन नहीं रहता है, पॉजेसिव जो होता है उसमें ये वंस बनता है, ओ एन ई कॉमा डाल के एस, इसमें अपोस्ट्रोफ एस आता है, ध्यान रखना, वन वन वंस राइट, और रिफ्लेक्सिव में इसका बन जाता है फिर आगे जाके वन सेल्फ, रिफ्लेक्सिव में होता है वन सेल्फ, ये होता है। तो एरर बताएं बेटा क्या होगी, ऑप्शन बतानी है। अब यहां पे वन को यूज कर रहा है एज ए प्रोनाउन, अगर वन एज ए प्रोनाउन है तो क्या इसके लिए आप यहां हिज लिखोगे, क्या यहां पे ही है कि मैं वहां हिज लिखूंगा, आता है पेपर में, ध्यान रखना। तो आंसर क्या होगा बेटा, बी हो जाएगा। सो वन शुड ऑलवेज रिमेंबर, यहां पे वन किसको बोल रहा है, एक को नहीं, वन मतलब पूरे सबको बोला जा रहा है, सारी प्रजाति को बोला जा रहा है, तो क्या होना चाहिए वहां हिज की जगह, वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज वंस ड्यूटी, हिज कटेगा, उसका केस इंप्लीमेंट होगा, यही प्रोनाउन का खेल है, इस पूरे चैप्टर में केस के ऊपर घुमाता है, ठीक है, वन के साथ हिज लिख रहा है। तो मैं बोलूंगा वन मस्ट डू वंस ड्यूटी टू वंस कंट्री, जितनी बार भी आगे वाक्य में हिज होगा उसको काट के आपने वंस लिख के आना है, लेकिन ऐसा हमेशा भी नहीं होगा बेटा, ये लिख लेना, ध्यान रखना, इसको मैं मिटाने लगा हूं क्योंकि मैंने एक सेंटेंस और देना आपको, कॉन्सेप्ट को बार बार बोल रहा हूं, घुमाया जा सकता है। अगर सेंटेंस ऐसे आ जाए पेपर में, ऐसे दे आपको, बोले वन ऑफ देम हैज given up one's studies, ऑप्शन दे रहा हूं, एक मिनट रुकना, मुझे ऑप्शन देना प्लीज। वन ऑफ देम ए हैज गिवन अप, बी one's studies, सी आंसर बताओ, इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा, वन ऑफ देम हैज गिवन अप one's studies। नाउ वेयर इज द प्रॉब्लम, ये है कॉमन सेंस, इसको बोलते हैं आपकी लैंग्वेज पे अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी, ठीक है, भाषा है अपना रूप बदलती है, कॉन्सेप्ट कोई फिक्स नहीं होते। यहां पे क्या वन को मैं एज ए प्रोनाउन यूज कर रहा हूं, तो आपका आंसर होगा नहीं सर,
अरे उनमें से एक ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। अरे नंबर है, यहाँ पे वन को एज ए नंबर यूज कर रहा है, यहाँ पे वन को एज ए प्रोनाउन यूज नहीं कर रहा। 1 2 1 2 3 4 जैसे गिनती पढ़ते हैं हम, है ना। तो उनमें से एक ने पढ़ाई छोड़ दी है। अब वो एक कौन है? ही है, शी है। फिर से वही रूल लगा दो, अजम्पशन मेल की, ही है तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ? हिज। तो ऐसा फिक्स नहीं करना कि हमारे अध्यापक ने पढ़ाया, जहां वन आ जाए बेटा वंस लगा दिया करो, ऐसा नहीं होता भाई। इसका लैंग्वेज है, रिजिड है ये, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपकी समझ शक्ति होनी चाहिए कि बोल क्या रहा है। क्या वन को एज ए प्रोनाउन यूज कर रहा है वाक्य में? अगर वन को एज ए प्रोनाउन यूज करेगा तब तो आपको वंस लगाना है, लेकिन वन को जब एज ए नंबर यूज करता है, यहां पे वन एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है, लिख लेना चाहे कॉपी पे, यहां पे इसको एज ए प्रोनाउन यूज कर रहा है। ठीक है, तो जब एज ए प्रोनाउन यूज होगा बेटा तो फिर वंस लगाना है, अदरवाइज आप वहां पे हिज लिखें। चलो इसका आंसर बताओ। ये तो फोर्थ बताइए। टेबल बेस्ड एरर है जो अभी तक आपको टेबल पढ़ाया बेटा, ठीक है, वो उसी पे बेस्ड है ये। ठीक है, उसी पे बेस्ड एरर चल रहे हैं। एक बार जल्दी बताओ। ही ट्राइड ऑल द ड्रॉर्स इन हिज डेस्क। समझना पहले कौन सी चीज किसको बोली जा रही है। बट कुडंट फाइंड हिज पर्स इन एनी वन ऑफ इट। इन एनी वन ऑफ इट क्या होगा? व्हाट कुड बी द राइट आंसर? लाइक नहीं कर रहे वीडियो को, आज बहुत कम लाइक्स हैं बेटा, 250-60 स्टूडेंट्स हैं और लाइक्स 150 भी नहीं पा रहे हैं यार, गलत बात है ये। अपने आप से ही वीडियो को लाइक कर दिया करो। जो बच्चे लेट जुड़े हैं सेशन को एक बार लाइक करें बेटा, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है। नोआर्य बता रहे हैं, विपुल राय ने नोआर्य बोला है, ठीक है। ऑप्शन बतानी है, ऑप्शन बतानी है बेटा। सयानी दे जी ऑप्शन बताइए। आदित्य ने सी बोला है, काजल सी बोल रहे हैं, मोस्टली बच्चे ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ। ठीक है, किया था, थैंक यू जी कृष्णा कुमार मिश्रा जी। ठीक है, चलिए नो एरर तो नहीं है बेटा, नो एरर वाले तो गलत हो गए। देखो ही एक बंदा है, उसने कोशिश करी, उसने ढूंढा, किसमें ढूंढा? ऑल द ड्रॉर्स, प्लूरल है ये। उस एक पर्सन ने ढूंढा, कोशिश करी, उसने सारे ड्रॉर्स में ढूंढा। अच्छा ड्रॉर्स किसके होते हैं बेटा? डेस्क के होते हैं। अब देखो ही एक है, ही एक है, तो ही के लिए केस क्या लिख रहा है? हिज, और ही का केस हिज ही होता है, हमें पता है ही का पॉजेसिव हिज ही होता है ना, तो सही चल रहा है केस। ही ट्राइड ऑल द ड्रॉर्स, उसके डेस्क के जितने भी ड्रॉर्स थे उसमें उसने कोशिश करी, ढूंढा, बट कुडंट फाइंड हिज पर्स इन एनी वन ऑफ इट। पूरे वाक्य में इट किसके लिए लग रहा है? ये देखो, क्या ये इट, हम यहाँ पे इट किसके लिए लगा रहे हैं? ही के लिए लगा रहे हैं, ड्रॉर्स के लिए लगा रहे हैं, यही प्रोनाउन है। आपको यही देखना पड़ेगा, इट किसके लिए लग रहा है, हिम किसके लिए लग रहा है, देम किसके लिए लग रहा है, वही फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन्स, उसी के ऊपर मेन कहानी है इस चैप्टर की। ठीक है, कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो बेटा इट लिखा जा रहा है बेसिकली इसके लिए, ड्रॉर्स के लिए। तो ड्रॉर्स तो ज्यादा है, एक ड्रॉर होता तब तो इट आता है ना, तो ड्रॉर्स तो बहुत सारे हो गए, तो फिर वह इट कैसे आएगा? देम आएगा, देम आएगा। इन एनी वन ऑफ देम, उनमें उसको नहीं मिला, उसने डेस्क के सारे ड्रॉर्स में ढूंढा, कोशिश करी, बट उसको अपना पर्स नहीं मिल पाया, उनमें उसको नहीं मिल पाया। राइट, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? ए बी सी बनेगा। राइट, इट को काटो बेटा और यहाँ देम, यही प्रोनाउन, यही प्रोनाउन, यही एबिलिटी चेक करता है एग्जामिनर, क्या आपको प्रोनाउन पुट करने सही जगह आते हैं। हर चैप्टर की अपनी वो है, इंपॉर्टेंस है। राइट, चलो आगे देखो, इसका बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताना प्लीज। चलो अच्छी बात है लक्की जी, अगर आपको समझ आ रहा है वेरी गुड। ठीक है, समझ आना चाहिए यार। ठीक है, चलिए हाँ, कुछ नहीं है साहिल गुप्ता, पॉजिटिव एडजेक्टिव कुछ नहीं है बेटा। देखो मैंने बोला दिस इज माय बुक, आपको ये ध्यान रखना, इसका नाम एडजेक्टिव क्यों है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्यों है? एडजेक्टिव का काम क्या होता है ये बताओ? एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन को क्वालिफाई करना, नाउन को क्वालिफाई करना या तो प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। सिंपल सी बात है, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। तो जब भी आप पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखोगे नाउन लिखना पड़ेगा आपको आगे, क्योंकि इसी की विशेषता बता रहा हो। आप ये बोलो कि ये मेरा पोजेशन दिखा रहे हो आप एडजेक्टिव के थ्रू नाउन के ऊपर, लेकिन इसी को जब मैं ऐसे बोलूंगा दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, इज माइन, तो अब मैं यहाँ पे इसके साथ नाउन क्यों लिखूंगा? क्योंकि प्रोनाउन किसकी जगह लगता है? प्रोनाउन किसकी जगह लगता है? नाउन की। तो जब नाउन पॉजिटिव प्रोनाउन लिख दिया तो उसके आपका नाउन आएगा ही नहीं।
क्योंकि प्रोनाउन का काम ही होता है नाउन की जगह लगना। तो इसका मतलब माई बुक ही है, माइंड मतलब माई बुक है यहाँ पे, ये बोल रहे हैं। तो कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। डी बोल रहे हैं, सवाल के आंसर डी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, साक्षी जी ने बी बोला है, राइट। यहाँ पे डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। जिन बच्चों ने डी बोला है उनका आंसर सही है। डी मतलब ये देखो, टीचर एक है, फिर से वही बात आ गई, टीचर का जेंडर स्पेसिफाई नहीं, ही मान लो। टीचर एक है, अजम्पशन लगा दिया करो, ही है। टीचर ने पूछा, किसको पूछा? बॉयज को। टीचर एक है, सिंगुलर प्लूरल को पूछ रहा है। टीचर ने लड़कों को पूछा कि क्या ये उनकी कोशिश थी। देयर किसके लिए लग रहा है बेटा? क्योंकि बॉयज क्या बन गए होंगे? बॉयज बन गए होंगे दे, तो दे का पॉजेसिव क्या लगा रहा है? देयर। सही चल रहा है केस। देयर लिखा जा रहा है बॉयज के लिए। इफ इट वाज देयर प्रैक्टिस टू लीव द क्लास व्हेनेवर ही प्लीज्ड, ये ही बताओ किसके लिए लिखा जा रहा है? ये ही किसके लिए लिखा जा रहा है बेटा? बॉयज के लिए या टीचर के लिए? इतना बता दीजिए। ही प्रोनाउन यहाँ पे बॉयज के लिए लिखा जा रहा है या टीचर के लिए? बॉयज के लिए लिखा जा रहा है। लकी पाल जी फिर समझने में दिक्कत है। क्लास किसने छोड़ी? अरे टीचर ने तो बच्चों से पूछा है कि क्या ये उनकी कोशिश थी क्लास को छोड़ने की जब वे खुश थे। यहां बोल रहा है जब वह खुश था, राइट। तो बॉयज के लिए बोला गया है, टीचर ने तो उनसे पूछा है लड़कों से। प्लीज्ड का मतलब लिख लो हैप्पी होता है, प्लीज मतलब हैप्पी होता है। तो बॉयज तो बहुत सारे नहीं है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा? दे है। आएगा दे कि नहीं? ये प्रोनाउन का एरर है, राइट। लेकिन अगर मैं इस वाक्य को थोड़ा सा बदल दूं, मैं ऐसे बोलूं द टीचर आस्क्ड द बॉय। अगर मैं यहाँ पे एक बॉय कर दूं तो एक बॉय फिर क्या बन जाएगा बेटा? ही बन जाएगा। तो फिर यहाँ पे आएगा हिज। So the teacher asked the boy if it was his practice to leave the class whenever he pleased. फिर ये ही सही होता कि नहीं? फिर देर तो सही है बेटा, बॉयज के लिए तो देर लिखा है ना, यही तो समझना पड़ेगा आपको कौन सा केस किसके लिए लिखा जा रहा है। तो फिर वहां आगे ही सही होता। तो हम बोलते द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ इट वाज हिज प्रैक्टिस टू लीव द क्लास व्हेनेवर ही प्लीज्ड, तो फिर ही सही होता। हाँ, फिर ही हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पे आपका आंसर सही था। तो यहां तक बताओ साहब, ये कहानी अभी तक हमने पर्सनल प्रोनाउन पहला पार्ट हुआ हमारा। सेकंड पे आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मतलब एक नंबर छुपा हुआ है इस पार्ट में, रिफ्लेक्सिव। पहले आपको रिफ्लेक्सिव का मीनिंग समझा देता हूं। बड़ा आज मैं स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि कई बच्चों को मैंने कमेंट देखे, वो बोलते हैं सर आप कुछ बहुत ज्यादा ही फास्ट पढ़ाते हो। तो मुझे भी लगता है कि चलो यार, इंग्लिश में जब नहीं आती है ना तो मैं भी समझता हूँ, क्योंकि जब मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है इस भाषा को सीखने के लिए, ठीक है। मैंने भी बड़ी सिचुएशंस फेस करी हैं। जब नहीं आती थी बड़ा गुस्सा भी आता था। अब मैं इंग्लिश कर रहा था लेकिन फिर भी बोलना ही नहीं आता था, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी लैंग्वेज टफ होती है और लैंग्वेज को समझना थोड़ा लगता है। अब जिनको नहीं आती ना वो अपनी जगह सही है, मैं उस बात पे गुस्सा नहीं करता कभी, ठीक है। मुझे पता है कि जिनको नहीं आती इंग्लिश उनके लिए पहाड़ है, ठीक है। पर बेटा सीखने से सब आता है, ठीक है। हम भी कोई जन्मजात तो है नहीं कि पैदाइशी मेरे को ऐसी इंग्लिश आती है। मैंने भी तो उस पर मेहनत की होगी, एफर्ट डाले होंगे, टीचर ने भी अपने एफर्ट्स लगाए होते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जब जैसे आपके हाथ में बॉल है, राइट, और आपने उसको दीवार पे ऐसे फेंका बॉल को, तो बॉल जब टकराती है ना दीवार से, तो फिर हम उसको, तो कई बच्चे खेलते हैं ना ऐसे दीवार फेंकते हैं वो बॉल, फिर वो टकरा के फिर वापस आती है, फिर उसको कैच करेगा फिर फेंकेगा। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब टकराना होता है। रिफ्लेक्ट वही होता है, टकराने को बोलते हैं। अब ये टकराना क्या है ना, वही कॉन्सेप्ट आता है पेपर में। कैसे, मैं आपको बताता हूं। बेटा एरर का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको पहले तो चैप्टर वाइज हिट मारना पड़ेगा। यहाँ नाउन ऐसे काम करता है, प्रोनाउन ऐसे काम करता है, एडजेक्टिव ऐसे, ये मिक्स तो आप भूल जाओ कि आप सोच रहे हो कि यार एकदम हो जाए। इसमें बहुत डेप्थ है, ठीक है। आपको नाउन के सारे एट्रीब्यूट समझने पड़ेंगे, नाउन के एरर कैसे हिट होते हैं, क्या काम होता है उसमें, पढ़ाया आपको नाउन, ठीक है। सारी क्लासेस को एक बार देखते चलो यार, इन वीडियोस को जब भी आपको टाइम मिलता है तो वहां पे रिकॉर्डिंग्स देखते चला करो। यूट्यूब पे पढ़ी है सारी क्लासेस, तो सारे सेशंस को अगर देखते रहोगे ना, वैसे आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे, ठीक है। तो बोल रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हिच ऑलवेज कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। पहली बात आपको बता दूं, कभी भी कहीं पे आप इंटरव्यू देने जाओ तो नेवर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद माई सेल्फ। कभी किसी बच्चे ने सुना है आपने कि कभी माई सेल्फ नहीं बोलते इंट्रोडक्शन में, या मेरे से ही सुन रहे हो? सुना होगा कुछ बच्चों ने, मुझे पता है आपने सुना होगा कि सर माई सेल्फ से नहीं बोलते, हमने पहले भी सुना है।
इंटरव्यू का क्वेश्चन है बेटा, माई सेल्फ से इंट्रोडक्शन कभी नहीं देते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ये डेफिनेशन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे कौन से? माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ, राइट, इट्स सेल्फ, योर सेल्फ, वही तो थे। सो कभी भी इंट्रोडक्शन में माई सेल्फ से इंट्रोडक्शन नहीं दी जाती। वाई? बिकॉज अगर आप ऐसे बोलते हो ना, माई सेल्फ इज अनुज या माई सेल्फ इज आशीष, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को ऑब्जेक्ट के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। लेकिन वो अलग बात है कि इनफॉर्मल भाषा में लोग बोलते हैं, चलता है, मैं उस चीज को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो इनफॉर्मल फॉर्मेट है। बट ये जो कंपटीशन आपने फाइट करना है ना, यहां नहीं चल सकता, नंबर कटेगा आपका, पक्की बात, ठीक है। तो नंबर एग्जामिनर ये कोर इंग्लिश मांगता है भाई, तभी तो यहाँ पे ऐसे बच्चे भी मैंने पढ़ाए जो बड़ी फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, दे आर वेरी फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश। ये थोड़ी कि सामने वाला बंदा बहुत फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है तो उसको, इसका मतलब उसको भाषा का ज्ञान है। भाषा का असली ज्ञान ये है ग्रामर, और यही नॉलेज चेक करता है बच्चा। इसलिए तो वो बच्चा भी लैक करता है यहाँ पे, क्योंकि वो अपने हिसाब से, सेंस के हिसाब से सोच रहा होता है, यार तो अच्छा लग रहा है मुझे, ये तो अच्छा। नॉर्थ इंडिया में तो वैसे भी बच्चे अच्छा लगने और बुरा लगने के हिसाब से पेपर को करके आते हैं इंग्लिश का, ये ट्रुथ है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपका जो नजरिया है ना चीज को, ग्रामेटिकल सेंस होनी चाहिए आपकी, यार ग्रामर। वैसे तो जब स्टेटमेंट पढ़ता है बच्चा तो उसको तो लगता है इसमें नो एरर है, फीलिंग तो ये आती है स्टूडेंट्स को, यार ये तो सही सा लग रहा है मुझे, ये तो ठीक लग रहा है मुझे। भाई ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। लेकिन पेपर में क्या होता है कि पेपर में एग्जामिनर वो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स होती है, प्रेपोजिशन गलत दे रहा है, आर्टिकल नहीं लगा रहा है, राइट, एडजेक्टिव का प्रॉब्लम दे रहा है, यही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, राइट। हमें लगता है कि ये अच्छा लग रहा है भाई, ये बढ़िया लग रहा है, बी पार्ट, चलो यार ये होगा, है ना, बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये सही लग रहा है, ये जच रहा है, हीरे मोती जड़ते हो तुम लोग वहां पेपर में, ठीक है। बिल्कुल यही होता है। तो ग्रामर के हिसाब से चलना बेटा, ये साफ साफ लिखा हुआ है। आज की डेट में हाई स्कूल में ग्रामर चलता है, 10th लेवल पे सीबीएसई बोर्ड में रेन एंड मार्टिन, शायद आपने नाम सुना होगा, तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है ये, रेन एंड मार्टिन ग्रामर की डेफिनेशन है। बुरा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस which always come at the end of the sentence and affect only subject, प्रभावित करता है बेटा सब्जेक्ट को। ये सिर्फ पहचान है इसकी, इस पे नहीं आता सवाल। ये आपको ये याद रखना कि ये पहले नहीं लिखने हमने माई सेल्फ हिमसेल्फ, राइट। और बोल रहा है ये आगे लिख दिया कि भाई ये रिफ्लेक्सिव होते हैं। एग्जांपल पढ़ लीजिए जल्दी से, he will do it himself, they have to solve their problems themselves। अच्छा, एक और तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही बंदा होते हैं, सेम होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट अपने ऊपर ही काम करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम होते हैं बेटा, तो वहां पे भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लिखा जाता है। आप बोलते हो भाई सुबह मैंने दाढ़ी बनाते हो खुद को काट दिया, आपने कट लग गया कहीं पे, या आपने खुद को हर्ट किया, वो मैं भी समझा रहा हूं। व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन्स, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही बंदा होता है तो वहां पे भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लिखा जाता है, ये ध्यान रखना आपने, राइट। ये आपको समझा दिया, मेन मुझे ये आया। अब आ गया मैं बेटा, अब इस पॉइंट पे समझना हमने, जो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है ना इस पे, ठीक है, वो यहां है। क्या इन 2 वाक्यों के मीनिंग्स में कोई फर्क है? क्या इन 2 सेंटेंसेस के मीनिंग्स में कोई डिफरेंस है? इज देयर एनी डिफरेंस? बिल्कुल हो जाएगा आशुतोष जी, हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल मई एंड तक हमारा टारगेट है कि हम अपने सिलेबस को खत्म कर दें, सभी फैकल्टीज। मई नहीं होगा तो जून फर्स्ट वीक तक हमारा टारगेट है कि हम इसको एंड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर मैराथन क्लासेस मिलेंगे आपको, टेस्ट होंगे आपके, बिल्कुल हो जाएगा। बट एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगा लो बेटा, ठीक है। पेपर जैसे नजदीक आएगा तो सिटिंग अपनी अपनी बनाओ, है ना। देखो यहां बोल रहे हो, समझना बात को, यहाँ पे कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। ये आए, आपने बोला आई एंजॉयड द पार्टी, ये सब्जेक्ट है बेटा, आई सब्जेक्ट है, पहला वर्ड, ठीक है। अभी आपको टेबल में भी बताया ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट लिखे जाते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, राइट। आप बोल रहे हो मैंने पार्टी एंजॉय की, राइट। आप राहुल हो और कोई आपका दोस्त है रोहन, राहुल ने रोहन को बोला कि मैंने एंजॉय किया। पहले उसने बोला राहुल ने कि मैंने एंजॉय किया। अच्छा, रोहन ने आगे से पूछा भाई तूने क्या एंजॉय किया, व्हाट डिड यू एंजॉय, व्हाट डिड यू एंजॉय, क्या एंजॉय किया तुमने? तो राहुल ने आंसर किया कि मैंने पार्टी एंजॉय की। तो जब इस वर्ब को, जब इस क्रिया को अपना रेसिपिएंट मिल जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया ये परफॉर्मर ऑफ द एक्शन होता है और ये रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। जब इस वर्ब को अपना रेसिपिएंट मिल रहा है यहां पे, तो इसको बोलते हैं ग्रामर में ट्रांजिटिव वर्ब्स।
ट्रांजिटिव वर्ब्स बेटा वो वर्ब्स होती हैं जिनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखना, जिन वर्ब्स के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जिनके साथ ऑब्जेक्ट आते हैं। राइट, राहुल ने बोला मैंने एंजॉय किया, आई एंजॉयड अ लॉट। सामने वाला बंदा पूछ रहा है व्हाट डिड यू एंजॉय, तुमने क्या एंजॉय किया। व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है कि मैंने पार्टी को एंजॉय किया, लेकिन इस सेकंड वाक्य में मीनिंग बदल गया। राइट, यहां पे आई सब्जेक्ट है, इंजॉयड आपकी वर्ब है सेम ऊपर की तरह, लेकिन यहां पे इन आ गया। इन है बेटा प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद जो भी चीज आती है वो इस प्रेपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट होता है। राइट, तो इस प्रेपोजिशन इन को तो अपना ऑब्जेक्ट मिल गया, बट इस क्रिया का ऑब्जेक्ट मिस हो गया। फर्क है, दोनों वाक्यों के मीनिंग्स में अंतर है। यहां पे आप सीधा बोल रहे हो गोपाल कृष्णा जी, यार टाइम टेबल तो मुझे भी नहीं पता, पता नहीं साइंस होगी, साइंस की भी अभी साइंस का शायद एक लेक्चर लिया था प्रहलाद सर ने, है ना, इंट्रोडक्शन क्लास ही हुई है शायद, तो होएंगी वो भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा किसी सब्जेक्ट का सिलेबस ज्यादा हो जाएगा तो साइंस का वहां पे ऐड मतलब एडजस्ट कर लेंगे, तो होंगी बेटा। अगर बीड़ा उठाया है सिविल टैप ने तो आपको सारा पढ़ाया जाएगा, ऐसे थोड़ी कि साइंस नहीं कराएंगे, वो भी कराएंगे। ठीक है, बट थोड़ा सा है कि जैसे मतलब टाइम टेबल है, जैसे एक दिन में आपको शायद 3 लेक्चर मिल रहे हैं, है ना, तो जैसे किसी सब्जेक्ट का सिलेबस थोड़ा ज्यादा निकल जाएगा, मान लो इंग्लिश आपकी काफी हो गई है क्लासेस, तो फिर उस हिसाब से मैनेजमेंट उसका करेगी डिसाइड, फिर उसमें साइंस की क्लासेस ऐड ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, यहां पे आपने बोला मैंने पार्टी को एंजॉय किया, तो इस वर्ब को अपना रेसिपिएंट मिल रहा है, इसको अपना रिसीवर मिल रहा है। राइट, और लेकिन यहां पे आप बोल रहे हैं मैंने पार्टी में एंजॉय किया, मैंने पार्टी में एंजॉय किया, तो आप ये तो बोल रहे हो कि मैंने पार्टी में एंजॉय किया, लेकिन क्या एंजॉय किया भाई, इस क्वेश्चन का आंसर गायब हो गया। ठीक है, प्रेपो को अपना ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, हमेशा ध्यान रखना। वर्ब इंजॉयड को अपना रेसिपिएंट नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या होता है, यहां से एक्शन शुरू होता है, और जब ये यहां तक आता है, ठीक है, तो इस वर्ब को जब अपना रिसीवर नहीं मिला, आगे प्रेपो को तो मिल गया, इसको नहीं मिला, तो फिर वो एक्शन पीछे हटता है, पीछे हटता है, और जो भी सब्जेक्ट यहां पे होता है उसी को बियर करना पड़ता है, उसी सब्जेक्ट को सहन करना पड़ता है। तो आप बोलोगे आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पुट होगा यहां पे। अब इंजॉय वर्ब अपने बाद माई सेल्फ लेगी, लगाने की कंडीशन है, लगाने की कंडीशन है कि कब रिफ्लेक्सिव लगता है कब नहीं लगता है। क्या बात क्लियर हुई, पल्ले पड़ी कुछ बात, 2 एग्जांपल से और समझा देता हूं। देखो इनको देखो, शी सब्जेक्ट है, हर्ट वर्ब है, शी ने किसको हर्ट किया, whom did she hurt, whom का रिप्लाई मिल गया, राहुल को किया, भाई राहुल का दिल दुखाया उसने, हर्ट। अब यहां मत सोचना सर यहां एस क्यों नहीं लगा, बेटा ये भी कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हर्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, हर्ट ही होती है। कट की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, कट ही होती है। शट की क्या होती है, सेम होती है। तो अगर एस नहीं लगा रहा है तो इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एज ए पास्ट, सिंपल पास्ट बना के इसको लिख रहा है। हर्ट्स हो भी सकता है, अगर एस लगा रहा है समझ लो फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर एस आएगा। लेकिन अगर वो नहीं लगा रहा है तो इसका मतलब ये V2 है, इसको गलती मत मान लेना कहीं। राहुल तो गया, ठीक है, तो किसका रिप्लाई है, उसने दिल दुखाया, उसने हर्ट किया, किसको किया भाई हर्ट, उसने राहुल को किया, तो वर्ब को अपना रेसिपिएंट मिल गया। लेकिन मैं बोलता हूं शी हर्ट, यहां पे मैंने इसको खत्म कर दिया, मैंने यहां पे वाक्य खत्म कर दिया, मान लो ये नहीं था सेंटेंस में, शी हर्ट। अब सब्जेक्ट तो है, वर्ब भी है, रेसिपिएंट मिस हो गया। जब रेसिपिएंट मिस हो गया तो फिर ये रिफ्लेक्ट होता है, एक्शन बैक पीछे को हटता है, जैसे बॉल फेंकते हैं तो बॉल टकरा के हाथों से फिर हम उसको कैच करते हैं, राइट, तो फिर वो पीछे को हटेगा और ये जो सब्जेक्ट है ये ही झेलेगा उसको। तो शी हर्ट हरसेल्फ, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि उसने खुद को ही हर्ट किया। क्या बात समझ आई बेटा, ठीक है, क्या बात समझ आई, ये पढ़ लीजिए। जस्टिफाइड है ग्रामर की हर बात, ऐसा नहीं है, ग्रामर ने हर बात को जस्टिफाई किया है, ठीक है। क्या दिमाग में गई बात, आपको एक सिंपल सा देसी जुगाड़ और बता देता हूं, और बोलो, ठीक है। कभी भी याद रखना, कभी भी इन वर्ब्स के बाद, अभी मैं बताने वाला हूं कौन सी वर्ब्स है, हर्ट है, एंजॉय है, अवेल लिखी है मैंने आगे सारी। इन वर्ब्स के बाद ना प्रेपोजिशन आ गई ना,
अगर आपने देखा यार जो वर्ब्स, पहले तो आपको ये वर्ब्स याद करनी पड़ेंगी, एंजॉय, अवेल, प्राइड, रिजाइन, अप्लाई, पुट, असर्ट, एब्सेंट, अडैप्ट, प्रोस्ट्रेट, अम्यूज, बहुत सारी है ये, मैंने आगे लिखी है। भाई टाइम टेबल का बताओ यार इनको, जो कुछ बच्चे तो ना टाइम टेबल का ही पूछते रहते हैं। और एक बार थोड़ा सा ना लाइक बटन भी दबाओ यार, वहां पे गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, लाइक नहीं कर रहे हो। कभी भी आप ध्यान ना, व्हाट का रिप्लाई मिले बेटा, होम का आपको आंसर मिलता हो ना, तो वो वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। ये है वो सारी वर्ब्स, इन सारी वर्ब्स को पढ़ लो। फिर आपको एक देसी सा ट्रिक और बताऊंगा, सारी वर्ब्स को रीड करो। वर्ब्स लाइक एंजॉय, अवेल, प्राइड, रिजाइन, अप्लाई, एक्विट, असर्ट, एब्सेंट, reconcile, overeat, adapt, redeem, amuse, exert, avenge, prostrate are followed by reflexive pronouns. कंडीशन पढ़ लेना, if the object is not given, जब भी इन verbs को अपना रेसिपिएंट नहीं मिलता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है बेटा, तो फिर इनके बाद रिफ्लेक्सिव लगाना पड़ता है, फिर सब्जेक्ट बियर करता है उस चीज को, राइट? एग्जाम्पल पढ़ो, सेंटेंस से क्लियर कर देता हूं, ठीक है। ही सब्जेक्ट आ गया, एब्सेंटेड वर्ब आ गई, देखो ठीक है। यहां पे क्यों लग रहा है, ये क्यों लिखा मैंने यहां हिमसेल्फ क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहां फ्रॉम आ गया, प्रेपोजिशन आ गई, प्रेपो के बाद ये चीज इसका ऑब्जेक्ट है, राइट। इस एब्सेंट वर्ब को अपना रेसिपिएंट नहीं मिल रहा, तो फिर सब्जेक्ट ने झेला इसको, राइट, सब्जेक्ट ने इसको बियर किया और हमने यहां पे हिमसेल्फ लिखा। क्या बात पल्ले पड़ रही है? आप इन सारे वाक्यों में चेक कर लो, दे एंजॉयड देम एट, प्रेपो आ गई। अगर आपने देखा कि इन वर्ब्स के बाद यार कोई ना कोई टू आ रहा है, इन आ रहा है, फ्रॉम आ रहा है, विद आ रहा है, मतलब प्रेपोजिशन आ रही है, तो आपने एकदम तोड़ देना वाक्य को, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया और इंजॉयड वर्ब के बाद हमें देकर रिफ्लेक्सिव यहां पे डालना पड़ेगा, राइट। शी प्राइड्स हरसेल्फ ऑन हर वेल्थ एंड ब्यूटी, तो शी के बाद प्राइड्स वर्ब है, इसका रिफ्लेक्सिव लिखा, क्यों? क्योंकि ऑन प्रेपो आ रही है यहां पे, राइट। तो यही रूल है बेटा। मीनिंग बता देता हूं, इसका मतलब बताना होता है, असर्ट मतलब टू टेल, बताना। मीनिंग लिखना लिख लीजिए, असर्ट होता है टू टेल, बताना, राइट। एक्विट मतलब होता है आपके खिलाफ कोर्ट में कोई केस चल रहा है, लेकिन कोर्ट को कुछ भी गवाह सबूत नहीं मिले, तो कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी कर दी। बाइज्जत बरी करना समझते हो कि नहीं समझते हो? थोड़ा सा और यार वीडियो को लाइक कर दीजिए सारे बच्चे, शाबाश। बाइज्जत बरी करना समझते हो, ठीक है। फ्री फ्रॉम ब्लेम, एक्विटेड। एक्विट का ऑपोजिट कन्विक्ट होता है बेटा, कन्विक्ट मतलब दोषी होता है, अपराधी होता है। ही वॉज कन्विक्टेड मतलब उसको दोषी पाया गया, और ही वॉज एक्विटेड मतलब उसको फ्री कर दिया, है ना, समझते होंगे। और असर्ट बताना होता है, टू टेल होता है, अवेल लाभ उठाना होता है। दिवाली कुछ फेस्टिवल आता है बेटा, तो बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, बोलते हैं अवेल द अपॉर्चुनिटी, राइट। रिकॉन्साइल का मतलब और अडेप्ट का मतलब सेम होता है, खुद को ढालना। रिकॉन्साइल भी अडेप्ट ही होता है, अडेप्ट और रिकॉन्साइल दोनों सेम होते हैं। रिकॉन्साइल का मतलब भी एडजस्ट करना ही होता है, ठीक है। अम्यूज एंटरटेनिंग होता है, एक्सर्ट थकना होता है, एग्जॉस्टेड होता है, राइट। अवेंज मतलब बदला ही होता है, रिवेंज ही होता है। और इस वर्ब के ऊपर भी एरर आता है, ध्यान रखना। प्रोस्ट्रेट होता है, प्रोस्ट्रेट का मीनिंग होता है जब किसी के रिस्पेक्ट में आप अपनी गर्दन को ऐसे नीचे झुकाते हो। बो इन रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट में झुकना, अपनी गर्दन को नीचे झुकाना, उसको बोलते हैं बेसिकली। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं ये? सृष्टि चतुर्वेदी, अगर प्रॉब्लम है ना समझ आए तो सक्सेस ट्री से पढ़ो, पढ़ने से मतलब है कहीं से पढ़ो। क्या हो गया बेटा? मैं तो चैट देख भी नहीं पा रहा हूँ यार पढ़ाने में, ठीक है बेटा, कहीं से भी पढ़ो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बात है आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। ही रिजाइंड, कोई भी टीचर है अपना 100% ही देगा यार, ऐसा तो है नहीं कि कोई आ रहा है आपको पढ़ाने, आप कहीं से भी पढ़िए, ठीक है ना। करना अल्टीमेटली आपको है, यू हैव टू डू वन थिंग इज क्लियर। बट ये तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स है, मैं बहुत ईजी लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे ज्यादा ईजी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता इजी, मतलब मैंने अपने लेवल पे बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पर आपको आ गई, ठीक है। रिजाइंड, रिजाइंड एक त्याग पत्र देना होता है बेटा, और एक रिजाइन का मतलब बेसिकली आपका सरेंडर करना भी होता है। यहाँ पे रिजाइन वर्ब का मतलब सरेंडर के कॉन्टेक्स्ट में दे रहा है, ठीक है। कई बार ना हम पूरा सब कुछ छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार, भाग्य में जो होगा हो जाएगा, तो बोल रहे उसने फेट, फेट होता है बेटा डेस्टिनी, लक होता है, उसने भाग्य के हवाले खुद को सरेंडर कर दिया। तो रिजाइन का मतलब सिर्फ त्याग पत्र नहीं होता, रिजाइन डाल दिया आपने अपनी जॉब पे, वो भी होता है मीनिंग, बट रिजाइन यहाँ पे मीनिंग सरेंडर के कॉन्टेक्स्ट में दे रहा है, राइट।
ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है बेटा द ऑफिसर्स एक्विटेड, अब आगे एक्विट, अब ऑफिसर्स क्या बने बेटा, प्लूरल बने। प्लूरल बने तो मतलब इनको क्या माना होगा इसने, दे माना होगा। ऑफिसर्स हो गए तो दे हो गए। दे का रिफ्लेक्सिव क्या होता है बेटा, देमसेल्व्स होता है, राइट। सो द ऑफिसर्स एक्विटेड देमसेल्व्स वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस। और सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है शी हैज रिकॉन्साइल्ड, अब शी का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हरसेल्फ, लगा दिया वर्ब के बाद, राइट। और आगे टू लगा रहा है, टू आ रहा है, प्रेपो आ रही है, तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब बताओ मुझे, ये थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा, कॉन्सेप्ट यही है जी। तो बताओ फिर ये वर्ब्स आगे आ गई, इन वर्ब्स के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव लगाते नहीं है। कीप के बाद, कंसील के बाद, क्वालिफाई के बाद, स्प्रेड के बाद, ये ऐसी वर्ब्स है, इनके साथ रिफ्लेक्सिव नहीं लिखना कभी भी नहीं लगता। बाथ वर्ब का भी एरर आता, ध्यान रखना। आई स्टेड अवे फ्रॉम माई क्लास, अब ऐसे अगर आप बोलने लगे स्टे के साथ, अगर आपने ऐसे बोला ना आई स्टेड माई सेल्फ अवे फ्रॉम द क्लास, गलत हो जाएगा। ये सही लिखा है, ही क्वालिफाइड इन द टेस्ट, ऐसे नहीं बोलना ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ इन द टेस्ट, गलत हो जाएगा। क्वालिफाई वर्ब कभी रिफ्लेक्सिव नहीं लेती, ठीक है। शी केप्ट अवे फ्रॉम द शो, हालांकि ये जो कीप वर्ब होती है इसके साथ ना हमारी जुबान पे रिफ्लेक्सिव आता है। इन सारी वर्ब्स के साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिखा जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये रूल इंपॉर्टेंट है, जहां पे लगता है ना ये ज्यादा आता है, पेपर में इसके सवाल ज्यादा आते हैं। फिफ्थ में प्रेपो नहीं आया बेटा, पता क्या होता है आप समझ नहीं रहे। देखो यहां वेल आ गया, ये एडवर्ब डाल दिया, कंफ्यूज करने के लिए लेवल बढ़ाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच डाल दिया या एडवर्ब डाल दिया, है ना, पांचवा है नहीं। द ऑफिसर्स एक्विटेड देमसेल्व्स, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। प्रेपो को, ये ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है ना, ये प्रेपो है, इसका कोई चक्कर नहीं है कि रिफ्लेक्सिव के साथ आगे प्रेपो डायरेक्ट नहीं देता, कई बार और पार्ट्स ऑफ स्पीच डाल देगा। वेल एडवर्ब है, फिर प्रेपो डाल रहा है, बाद में सेपरेट कर रहा है प्रेपोजिशन को, राइट। तो प्रेपो का अगली चीज जो है द क्राइसिस, उसी का ऑब्जेक्ट बना, कंफ्यूज करने के लिए करता है, राइट। अभी फिक्स है नहीं है ये तो मुझे भी नहीं कंफर्म बेटा। चलो अब बताते चलो एरर सा, बस पहले में और सेकंड में ऑप्शन बतानी है, पहले में और दूसरे में ऑप्शन बताते चलेंगे सारे स्टूडेंट्स। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर भी करें स्टूडेंट्स, और लाइक बटन को प्रेस करें सावस, ठीक है। हाँ यही है, अंचल कुमारी जी, मोस्टली यही है। इंजॉय है, अवेल है, ज्यादातर इसमें प्रोस्ट्रेट पे क्वेश्चन आते हैं, एक्विट पे आते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई एक दो और भी हो, ठीक है, बट मोस्टली मैंने कवर किए हैं। इसका ऑप्शन बताएं, पहले का क्या होगा बेटा, पिछले साल, पिछली गर्मियों में, लास्ट समर जो है, जो ही है वो अपने अंकल के गांव गया था, और आगे बोल रहा है उसने बहुत इंजॉय किया, वेरी मच एक एडवर्ब लगा दी, ठीक है, उसने बहुत इंजॉय किया। देखो मैं आपको समझाता हूं, जिनको नहीं समझ आएगा देखना। अगर मैं ऐसे बोलूं ना, एंड इंजॉयड द वेदर, अगर मैं यहां लिख दूं द वेदर, इंजॉयड द वेदर वेरी मच, तो फिर इस इंजॉय वर्ब को अपना रेसिपिएंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम आंसर बता रहे हैं कि उसने क्या एंजॉय किया, उस ही ने क्या एंजॉय किया, अभी मौसम को एंजॉय किया, तो वर्ब को रेसिपिएंट मिल गया। अब नहीं आएगा रिफ्लेक्सिव, अब यहां पे माई हिमसेल्फ लिखने की जरूरत नहीं है डी पार्ट में। आंसर आप सभी का सही है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं सृष्टि जी, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। थोड़ा देखो हर बच्चे का आईक्यू लेवल सेम तो है नहीं, कहीं थोड़ा जल्दी पिकअप करता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है ना, किसी को एक बार समझाने से पहले ही समझ आता है, किसी को 3 बार समझाने के बाद भी नहीं समझ आता, तो अपने अपने डिफरेंट आईक्यूज होते हैं। अगर मैं एंजॉय वर्ब का रेसिपिएंट डाल दूं बेटा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको नहीं दिया था, ठीक है, नहीं दे रहा है, नहीं बता रहा है वाक्य में एंजॉय वर्ब को अपना रिसीवर नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, सीधा बोल रहा है कि उसने बहुत इंजॉय किया, लेकिन क्या इंजॉय किया उसने, ठीक है, रेसिपिएंट इज मिसिंग ओवर हियर, सो दैट इज व्हाई सब्जेक्ट इज ही, आंसर इज बी, राइट। एंजॉयड के बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ बेटा हिम्स, यहां पे आएगा हिमसेल्फ आना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा आपको। सेकंड का बताएं साहब, सेकंड का ऑप्शन बताएं जल्दी, क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड का आंसर बताएं क्या होगा, व्हाट कुड बी द राइट आंसर। सेकंड का राइट आंसर बताएं क्या होगा बेटा, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ऑप्शन ढंग से देखो आप। सेकंड का ए ऐसे है, फिर बी ऐसे है, फिर सी ऐसे है, सी मतलब यहां पे है, सी अडेप्ट टू लोकल, सी पार्ट में जाएगा, आएगा सी कि नहीं, हाँ
विपुल राय ऐसे भी बोल सकते हो कि हाफ इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, तो मतलब सब्जेक्ट वर्ब को जब अपना रिसीवर नहीं मिलता है तो लिखना पड़ता है, रिफ्लेक्ट सब्जेक्ट झेलता है उस बात को। तो बोले जहां पे भी वो जाते हैं, सब्जेक्ट देखना पहले, सबसे पहले दे है, जहां पे भी वो जाते हैं, फिर दे के लिए इंडियंस के लिए पहले इसने दे यूज किया, भारतीय लोगों को बोल रहा है कि जहां पे भी वो जाते हैं, भारतीय लोग जहां मर्जी जाएं, जिस कंट्री में जाएं, वो खुद को ढाल लेते हैं। अब हमने देखा अडेप्ट, सबसे पहले तो ये वर्ब्स पे आपको काम करना पड़ेगा, है कौन कौन सी जिनके बाद ये फंडा अप्लाई होता है। अडेप्ट के बाद आपने देखा बेटा प्रेपोजिशन आ गई, तो फिर यहाँ पे दे का रिफ्लेक्सिव क्या पुट करना पड़ेगा, इमीडिएटली। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको एडिशन करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, मतलब एरर के जो क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर में, उसमें आप जो है एडिशन भी कर सकते हो, ओमिशन भी कर सकते हो, काट भी सकते हो और अपनी तरफ से लगा भी सकते हो। ओमिशन कैन बी देयर, एडिशन कैन बी देयर। एडिशन समझते हो ना, मतलब लिख भी सकते हो आप अपनी तरफ से, ठीक है, कुछ है नहीं, अब ये तो लिख ही रहे हैं, एडिशन ही हो रहा है सेंटेंस में, और क्या। तो आंसर बना सी। इसका बता दो थर्ड सवाल, avail every chance that comes your way lest you should repent in the long run। राइट आंसर दो। इसका आंसर बताओ। आशीष जी ओमिशन पे भी होते हैं, कोई चीज गलत लिखी है, आपको दिख रहा है कि सामने टू नहीं लगेगा, तो टू काटोगे आप, स्पेसिफिक नहीं होता, इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं, आप अपनी तरफ से लगा भी सकते हो, कुछ चीज गलत लिखी है बाकी में उसको काट भी सकते हो, ठीक है। अब आप बी बोल रहे हो, देख लेते हैं बेटा, ठीक है, बोल रहे अवेल, अवेल एवरी चांस, ठीक है, अवेल। अब पहले तो आप देख लीजिए, पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या उन वर्ब्स में अवेल था, क्या उन वर्ब्स में अवेल था। देखो सबसे पहला लिखा हुआ इंजॉय के बाद दूसरा, सॉरी इंजॉय पहला है, फिर अवेल आ रहा है कि नहीं, अवेल आ रहा है कि नहीं, देखो मैंने दिखा दिया आपको इसलिए दोबारा। अब अवेल के बाद हम देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्सिटी लेवल होता है, ठीक है, कि कितना कॉम्प्लेक्स कर सकता है, कितने टाइप्स के सवाल बना सकता है। आपको फंडा मिल गया कि हाँ यार वर्ब के बाद रेसिपिएंट ना हो तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बिठाना पड़ता है, वहां पे लगाना पड़ता है, लेकिन उसमें चीजों को घुमाता है, अंदर अंदर पता नहीं कितनी टाइप्स के क्वेश्चन बना देगा ताकि आप पकड़ ना पाओ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं पता लग रहा मैं यार क्या करूं, अवेल के बाद तो बताया सर ने कि रिफ्लेक्सिव तो लगेगा, लेकिन यहाँ तो कैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है, कॉम्प्लेक्स कर रहा है चीज को, सब्जेक्ट नहीं दे रहा है। अब सब्जेक्ट नहीं दे रहा है तो थोड़ा आगे बढ़ लो, थोड़ा यहां तो दे रहा है, योर वे आगे दे रहा है, आगे दे रहा है, यहां नहीं दे रहा, तो अवेल के बाद लगा दो यहाँ योरसेल्फ। बेटा ये फिर डेप्थ है, जितने मर्जी नॉलेज थोड़ी खत्म होती है, तो गोते हैं महासागर है, जितने मर्जी गोते लगाओ तुम, कितना मर्जी डीप जाओ आगे। ए होगा अवेल योरसेल्फ, अवेल योरसेल्फ एवरी चांस। पी वाई क्यू किसी सेशन में फिर आशीष जी पी वाई क्यू करते हैं किसी दिन, ठीक है, पी वाई क्यू का अलग ही सेशन कर लेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, सेशन में ऐड करूंगा तो हौच पौच हो जाएगा, तो किसी दिन फिर पी वाई क्यूज अगली वीक आप बोलोगे तो मैं एक सेशन पी वाई क्यूज का कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। रिपेंट वर्ब है, सही बोल रहे हो आप, ये मॉडल वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है, लेकिन हमें रिफ्लेक्सिव बेटा है सब वर्ब्स पे थोड़ी लगाना, भाई जहां वर्ब दिखी लगा दे, ये कुछ सिलेक्टेड वर्ब्स हैं, रिपेंट थोड़ी मैंने पढ़ाया वहां पे, रिपेंट तो है ही नहीं उन वर्ब्स में, एंजॉय है, अवेल है, प्राइड है, रिजाइन है, अप्लाई है, एक्विट है, सर्ट है, एब्सेंट है, अडेप्ट है, रिकॉन्साइल है, एडजस्ट है, पुट है। मैं आपको बोलता हूं आप अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखो, कैसे बोलूंगा, पुट यू इन माई पोजिशन या पुट योर सेल्फ, पुट योर सेल्फ होता है, पुट यू होता है, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है बेटा कि हर वर्ब के साथ लगाना रिफ्लेक्सिव, ये आपको सिर्फ ये वर्ब याद रखनी है, इनके साथ जुड़ा है कॉन्सेप्ट, कहीं हर जगह लगाने लग गए ऐसा नहीं होता। वैसे तो वर्ब एब्सेंट खुद वर्ब है, एंजॉय है, प्राइड है, आगे देखें यहाँ तो चलो नहीं आ रही वर्ब्स, राइट, तो उस वाक्य में इसमें भी नहीं आ रही कोई और वर्ब्स, एक्स्ट्रा वर्ब है ना, फिर आपको शायद यहाँ कंफ्यूजन हो गया कि इसमें तो यार आगे भी आ रहा, शुड भी वैसे तो वर्ब है, मॉडल वर्ब है, रिपेंट भी मेन वर्ब है, लेकिन हमें तो इसके साथ लिखना है ना, वेल का कॉन्सेप्ट है, इनका थोड़ी है कॉन्सेप्ट। चलो तो पीवाईक्यूज का सेशन में अगले क्लास में अगले वीक जो है एक सेशन आपको पीवाईक्यूज का कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। थक गए क्या आशु तिवारी जी, थक गए, आप बताओ, थक गए तो कोई इशू नहीं है,
आप एग्जॉस्टेड मत होना, ठीक है। प्रोनाउन बड़ा है चैप्टर, बस ये हल्के हल्के, ये इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझ लो फिर करता हूं खत्म। प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू पुट मोर स्ट्रेस, इसको समझ लो क्योंकि रिफ्लेक्सिव जुड़ा हुआ। एम्फेटिक का मीनिंग बेटा क्या होता है? जोर देना, स्ट्रेस देना होता है, एम्फेसाइज देना, किसी चीज पे जोर डालना होता है, एम्फेसाइज। पूरा प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू पुट मोर स्ट्रेस, जो जोर देने के लिए यूज किए जाते हैं उनको एम्फेटिक प्रोनाउंस बोलते हैं, ठीक है। जब आपने ऐसे बोला ही हिमसेल्फ डिड इट, राइट, जब आप उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एंड से उठा के सब्जेक्ट के बाद लगाते हो तो ये बन जाता है फिर एम्फेटिक प्रोनाउन, राइट। जब, लेकिन आपको ध्यान रखना यहाँ पे कॉमा भी होता है, टिपिकली सब्जेक्ट के बाद ना कॉमा भी लगाना पड़ता है, बट मैं क्यों नहीं लगा रहा हूं? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इनके एरर नहीं माने जाते हैं। रिटन इंग्लिश में जितने भी आप पेपर फाइट करते हो बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पंक्चुएशंस के एरर नहीं कंसीडर करता, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है कॉमा को नहीं लगाया था। बट टिपिकली अगर आप ग्रामर खोलोगे और आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे, सॉरी एम्फेटिक प्रोनाउन के ऊपर जाओगे तो वहां पे आपको कॉमा मिलेगा, कॉमा लगाना पड़ता है, तभी तो पॉज बनेगा ना यार, तभी तो आप रुकोगे यहाँ पे। ही हिमसेल्फ डिड इट, दे कॉमा फिर पॉज, दे themselves have to solve their problems। एम्फेटिक प्रोनाउन का आपको बनाने का मेथड पता होना चाहिए। फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये हिमसेल्फ पहले नहीं लिखा जा सकता, ये themselves कभी यहां नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसको आफ्टर सब्जेक्ट लिखते हो तो फिर रिफ्लेक्सिव से क्या रूप बन जाता है? एम्फेटिक, जोर पड़ जाता है ना, स्ट्रेस। जैसे आप बोलते हो कि मुझे ही वहां जाना पड़ा, या मुझे ही यार ये काम करना पड़ा, है ना, मुझे ही सारा घर का काम करना पड़ा, तो ये वो बात है कि आप जोर दे रहे हो किस चीज पे, ठीक है जी। चलो थैंक यू जी, थैंक यू, ठीक है जी। चलो आगे देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इंट्रोडक्शन क्लास में इसका कॉन्सेप्ट उठाया था बेटा, ये इंट्रोडक्शन क्लास का भी सेंटेंस है। इंट्रोडक्शन जो सबसे पहला लेक्चर हुआ था मेरा सिविल स्टाफ पे ईपीएफओ के लिए, उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था। तो कोई बच्चा बता सकता है इसमें ऑप्शन बता दो, ये लास्ट है आज की क्लास का, चौथा 4 पार्ट हो गए हमारे, बहुत है, फिर हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, आप थकने नहीं चाहिए, ठीक है जी। मैं तो पढ़ाने के लिए तैयार हूं, बस आप मत थकना। हाँ, आई माई सेल्फ हैव टू डू ऑल द वर्क इन टाइम। वेरी गुड, मृत्युंजय कुमार ने बहुत अच्छा सेंटेंस बोला, आई माई सेल्फ हैव टू डू ऑल द वर्क इन होम। इन होम नहीं बेटा, एट होम लगा दूंगा, राइट, है ना। नन होगा बेटा, वेरी गुड, समझ गए। फिर कई बच्चों ने मेरी क्लास लगाई है, एक ईदर है, एक नीदर है, एक नन है, एक आपका एनी है, राइट। अब होता क्या है कि ये जो यहाँ तो बात 5 की कर रहा है, प्रोनाउंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं ये, तो इसमें ए हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको ये पढ़ लीजिए, आप इस बात को पढ़ लो बेटा, आपको समझ आ जाएगा। हमेशा याद रखना, नीदर और ईदर जो होते हैं ये हमेशा 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए लगते हैं, और नीदर का ऑल्टरनेट नेगेटिव में नन होता है और ईदर का ऑल्टरनेट एनी होता है, आर यूज फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, राइट। तो यही था, ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। इसका भी बता दो जल्दी से, इसका भी बता दो जल्दी से, कुछ भी नहीं है इसमें। इसका क्या हो जाएगा बेटा? थोड़ा सा यार वीडियो को लाइक भी करो बेटा, थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जो बच्चे लेट आए हैं वो एक बार लाइक करना, लाइक बटन प्रेस करो सारे। फिर से वही है, ए हो जाएगा, होगा कि नहीं? हमने देखा 5 वुमेन की बात कर रहा है, तो यहां पे भी क्या लगना चाहिए? ए पार्ट में नन, इजी है, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट है, ये 4-5 वर्ड याद रखना। ईदर नीदर 2 में आते हैं, नन और एनी हमेशा 2 से ज्यादा में आते हैं, राइट। चलो आगे देखें, इस पॉइंट को देखो पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला शी इज बेटर देन, बोलना क्या, लिख क्यों रहा हूं मैं, आगे आइए। इसका बताओ, यहां पे मी आएगा या आई आएगा? दूसरे में बताओ, यहां पे शी आएगा या हर आएगा? केस बताना, आपको केस बताना बेटा। पहले में मी आएगा, आई आएगा, सेकंड में शी आएगा, हर आएगा। थोड़ा सा और स्पीड में थोड़े आंसर करो बेटा, थोड़े से स्पीड में आंसर देना, जैसे कल दिए थे तुमने रूट वाले आंसर, स्पीड में दो आंसर। मी आएगा, आई आएगा, मी आएगा, आई आएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा दो बेटा। कौशल जी क्या बोल रहे हैं, मैं पढ़ ही नहीं पाया, ठीक है। अब इन्होंने स्पीड बढ़ा दी बहुत ज्यादा बेटा। दूसरे में हर आएगा, पहले में आप बोल रहे हो मी आएगा, सबसे यही आंसर आ रहे हैं, यही आंसर आ रहे हैं। पहले में बोल रहे हैं मी आएगा, दूसरे में बोल रहे हैं हर आएगा, गलत है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, मी आना ही नहीं है, समझ नहीं रहे। ये बोलने वाली भाषा नहीं है बेटा, ये पेपर में आता है, ये
शी इज बेटर देन मी, बोलने में सही लग रहा है। ही स्कोल्डेड मी मोर देन शी, ठीक है, या हर। पहले में मी नहीं आएगा बेटा, पहले में आई आएगा, दूसरे में आपका हर आएगा, दूसरे में आपका हर आएगा, शी नहीं आएगा। एक में सब्जेक्टिव आएगा, एक में ऑब्जेक्टिव आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, वैसे तो ये रूल यहां पीछे भी बता रखा है, ये बता रहा है द केस ऑफ द प्रोनाउन फॉलोइंग देन एंड एज इज डिसाइडेड बाय मेंटली सप्लाइंग द वर्ब एंड कंप्लीटिंग द सेंटेंस। अब ये है बुकिश भाषा, बुक की लैंग्वेज है ये जो रूल है बुक्स में ऐसे बताया हुआ है। इसको मैंने तोड़ के ना इजी, अब टीचर क्या करता है, टीचर तो चीजों को इजी करना जानेगा ना। अब मेरा क्या फायदा अगर मैं आपको इजी वे में ना पढ़ा पाऊं। अब आप सोचिए अरे मेंटली सप्लाइंग द वर्ब, ये क्या बात होगी भाई। हाँ बदल दिया आपने ना, कमेंट बदल दिए, ठीक है। तो मैंने इसको इजी बना दिया, इस रूल को ना थोड़ा इजी करके बताया। ग्रामर ये बोलता है, ध्यान रखना, हमेशा बोलता है दो एक समान चीजों की तुलना होती है, ठीक है। बोलता है हमेशा दो एक समान चीजों की तुलना होती है। अनइक्वल कंपैरिजन कैन नेवर टेक प्लेस। असमान कंपैरिजन बेटा कभी भी नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। लिविंग बीइंग की तुलना आप लिविंग बीइंग से करोगे, नॉन लिविंग का कंपैरिजन आप नॉन लिविंग से करोगे, सब्जेक्ट का कंपैरिजन आप सब्जेक्ट से करोगे, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन आप ऑब्जेक्ट से करोगे। जो मैं आपको बात अभी पहले बता रहा था, अगर आप फ्लुएंट भी हो फिर भी आप ऐसी गलतियां करके आओगे, क्योंकि ये ग्रामर है, ये रिटन इंग्लिश है भाई, ये बोलने वाली इंग्लिश नहीं है। आप समझो इस बात को, आपको आय करने पे ही नंबर मिलेगा। शी इज बेटर देन आई होता है, क्यों होता है उसका रीजन ये बता रहा है। अगर मैं यहां पे ऐसे बोलूं, अगर मैं यहां पे लगा दूं शी इज बेटर देन मी, तो शी तो सब्जेक्ट है, शी तो बेटा सब्जेक्ट है, लेकिन क्या यहां पे मी सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट की तुलना किससे हो रही है? सब्जेक्ट से होगी कि नहीं? सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, तो फिर आई जस्टिफाइड है। जब वो बोलता है अरे राहुल का कंपैरिजन रोहन से ही तो करोगे, क्या तुम राहुल की तुलना हाथी से करने लग जाओगे? क्या तुम एनिमल की, क्या ह्यूमन बीइंग की कंपैरिजन एनिमल से होगा? लेकिन एनिमल का कंपैरिजन एनिमल से होगा। हाइट का कंपैरिजन हाइट से होता है, वेट का कंपैरिजन वेट से होता है। ये ग्रामर का यूनिवर्सल रूल है, या गलती है, इस बोलने वाली इंग्लिश नहीं चलेगी, गलत बोलते हैं लोग ग्रामेटिकल। इसलिए तो बच्चा कंपटीशन में मात खाता है, क्योंकि उसको लगता है यार शी इज बेटर देन मी, ये सही है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। जबकि कॉन्सेप्ट ये है कि सब्जेक्ट की तुलना भाई सब्जेक्ट से होगी, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा। और पता आपको क्यों लग रहा है बोलने में ऑड है? ये हमें बोलने में ऑड क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां पे एम भी होता है। एक्चुअली यहां पे एम होता है, बट वो अंडरस्टूड होता है, उसको बोलते नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे बोल दोगे शी इज बेटर देन आई एम, तो आपको अजीब नहीं लगेगा, तो आपको अजीब नहीं लगेगा बेटा। शी इज बेटर देन आई एम बोल दोगे ना, फिर आप बोलोगे सर सही है, तो ठीक लग रहा है बोलने में। लेकिन अगर आप इतना बोलते हो शी इज बेटर देन आई, तो फिर हमें अजीब लगता है। ग्रामर की स्पेलिंग सही करो, मृत्युंजय, GRAMMAR होती है बेटा, राइट। तो ये इसलिए आ रहा है। लेकिन अगर यहां पे हर क्यों आ रहा है, यहां शी क्यों नहीं आया? अब देखो, ही स्कोल्डेड मी, उसने डांटा, उसने मुझे डांटा, मोर देन। अब अगर बीच में यहां भी मिडल में कोई प्रनाउन नहीं आ रहा बेटा, लेकिन यहां पे प्रनाउन मिडल में आ रहा है, उसने मुझे डांटा, किससे ज्यादा डांटा? अब मी का कंपैरिजन इसके साथ है या ही का कंपैरिजन इसके साथ है? अब कंपैरिजन इनका हो रहा है आपस में। अब ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो रहा है, राइट, इसलिए आंसर होगा यहां पे हर। क्या बात समझ आई? समझ आए? अगर बीच में कोई प्रोनाउन गिवन हो तो फिर ऑब्जेक्ट बेटा आपको तुलना देखनी है, किसकी तुलना हो रही है। ये कोई फिक्स नहीं है कि मैंने बोला तुम यहां सब्जेक्ट लिख के आ जाया करो भाई हो गया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कंपेरिजन, उसने डांटा मुझे मतलब उससे ज्यादा मुझे डांटा, तो उसका कंपैरिजन मेरे से हो रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन इससे हो रहा है। लेकिन यहाँ तो बीच में है ही नहीं प्रोनाउन, तो यहाँ शी का कंपैरिजन डायरेक्ट आई से हो रहा है। अब यही चीज इसको थोड़ा सा ऐसे समझाया हुआ है, ठीक है। द केस ऑफ द प्रोनाउन फॉलोइंग देन
एंड एज। देन और एज के बाद जो केस आता है टेबल का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजेसिव रिफ्लेक्सिव, टेबल पे बन रही है बातें, इज डिसाइडेड बाय मेंटली सप्लाइंग द वर्ब। ये थोड़ा बुकिश लैंग्वेज है बेटा कंप्लीटिंग द सेंटेंस, राइट। शी इज टॉलर देन आई, देखो आई एम लिख रहा है, ये अंडरस्टूड होता है, मिलेगा नहीं किताबों में, बुक्स में नहीं दिया होता वर्ब, ये खुद से अज्यूम करनी होती है, कई ग्रामर में दिए भी होती है, राइट। तो आई एम। सेकंड, आई लाइक यू मोर देन ही लाइक्स यू। लेकिन अगर मैं इसको काट दूं, इसको काट दूं, इसको भी काट दूं, इसको भी ड्रॉप कर दूं, ठीक है, तो फिर आप जो है, फिर आप यहां पक्का सोचोगे यहां तो यार मी आना चाहिए। शी इज टॉलर देन मी, आई लाइक यू मोर देन हर, या सॉरी हिम, ही इज एज गुड अ प्लेयर एज मी, आई कैन सिंग एज वेल एज हर। ये ऐसे देगा आपको एरर, ये केस के चक्कर है ये। लेकिन यहाँ पे ये मेंटली सप्लाइंग द वर्ब जो बोल रहा है ये अंडरस्टूड होती है, ये मेंटली हमें सोचनी पड़ती है। क्या ये बात समझ आई? थोड़ा समझ आ रहा है, पल्ले पड़ रही बात कि नहीं? भाई ग्रामर है तो फिर अब क्या करें। ये इजी है, ये जो यहाँ पे रूल रेगुलेशन दे रखे हैं ये थोड़ा सा आप पढ़ लोगे। दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई। फॉर प्रेपोजिशन है, और व्हेन अ प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रेपोजिशन। जब भी कोई प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या किसी प्रेपो का ऑब्जेक्ट होता है तो हमेशा टेबल का ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है। दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई, गलत। फॉर प्रेपो है, यहां तो ठीक लिख रहा है, लेकिन यहाँ आई लिख रहा है जो कि गलत है। तो क्या बोलना सही? दीज बुक्स आर फॉर यू एंड मी, सही। बिटवीन हिम एंड मी, बिटवीन प्रेपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम लिखा है और फिर यहां पे मी लिखा है, तो मतलब सही लिख रहा है। अब मैं ऐसे बोलता हूं डिस्ट्रीब्यूट, इन मिठाइयों को उसमें और मुझ में बांट दो, तो बेटा कैसे बोलूंगा? डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स बिटवीन यू एंड आई या यू एंड मी। तो बिटवीन यू एंड मी तो होगा ना, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है कि नहीं? बिल्कुल ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद, फॉर तो प्रेपोजिशन तो बहुत सारी होती है, सिर्फ फॉर नहीं, बहुत सारी, कोई भी प्रेपोजिशन है उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन का। अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट वर्ब के बन के आ रहा है तो मतलब वर्ब के बाद प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं टेबल का, ठीक है। तो आई थिंक आपको एक मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी यहां तो नहीं है लेकिन मैं वैसे लिख के कर रहा हूं। मुझे आपको कमेंट करना है बॉक्स में, इट्स आई होता है या इट्स मी होता है। आपको सिर्फ ये आंसर देना है कि सर इट्स आई होगा सही या इट्स मी होगा। इट्स आई होता है, इट्स मी होता है। मैराथन नहीं है, बस 4 से 5:30 होती है, बस ऑलमोस्ट मैं खत्म कर रहा हूं क्लास को अब, ठीक है। तो जब मैं कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई दरवाजा, अभी मत आंसर दो प्लीज, अभी मत आंसर देना, वीडियो के नीचे देना प्लीज। मैंने आंसर बताना ही नहीं अभी क्या है इसका, तुम लोग फिर से सुधरोगे नहीं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं भाई अभी आंसर नहीं देना, वीडियो के नीचे आंसर करना, कमेंट करना वहां पे, ठीक है। तब वहां टैग करके बताऊंगा। इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे अगली क्लास में। राइट आंसर क्या है बेटा, ठीक है, मैं देख पा रहा हूं तुम लोग क्या बोल रहे हो, मैंने देखना ही नहीं है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि इसका जो राइट आंसर है आपको वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है। इट्स आई होगा, इट्स मी होगा, ठीक है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है आपके घर में, आप अंदर से बोलते हो हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर, तो बाहर से आप क्या बोलोगे? इट्स मी, इट्स मी बोलोगे। अच्छा आंसर नहीं बता रहा हूं, या इट्स आई बोलोगे, मैं हूं, क्या बोलोगे? इट्स मी या इट्स आई? कमेंट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बेटा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे अगली क्लास, राइट। आज के सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू। मुझे नहीं पता तुम लोग क्या बोल रहे हो, मैंने देखना ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है। पूजा मलिक जी, हम करेंगे एडजेक्टिव में बता दूंगा वो जो चीज, कंपैरेटिव और डिग्री जो सुपरलेटिव का आप बोल रहे हो, ठीक है जी। चलिए ओके जी, थैंक यू वेरी मच। वीडियो लाइक कर देना जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, एडजेक्टिव चैप्टर में होगा पूजा जी वो जो आप पूछ रहे हो, ठीक है। अभी इतना रहेगा आज के लिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू। खुश रहो, खुशहाल रहो, एंजॉय करो, खूब दबा के पढ़ो, ठीक है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस खत्म। ओके जी, थैंक यू।